IVM. I want to thank Intel for supporting our show. We're all loving working from home, but let's be honest, there are complications. For example, getting help from IT folks if your PC is down can be challenging because you can't just walk up to them anymore. Well, you'll be happy to hear that I have a solution for you, the Intel vPro platform. The platform comes packed with Intel Active Management technology that lets your IT teams remotely manage your systems and fix the problems without having to go to them. So it means more time getting your work done and less time spent on getting support. Visit intel.in/morewithvpro, that's VPRO, to discover how you can do more of what you want and less of what you don't. If you're listening on the IVM Podcast Android app, click the link that's visible to you now. भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए, तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस प्रणय चल रही है, तुम बताओ। सौरभ, वैसे आपने वो CMI की लेटेस्ट रिपोर्ट देखी क्या? वो एम्प्लॉयमेंट वाली? हाँ, मतलब डिप्रेसिंग ओनली। हाँ, उसमें उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ महीना दर महीना जो वेतन कमाने वाले रोजगार होते हैं वो गायब हो गए अप्रैल से अगस्त में। मतलब और सबसे ज्यादा दिख रहा है कि जो वेतन वाले लोग हैं, सैलरीड लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। हाँ, और मतलब 1/4 ऐसे रोजगार कम हो गए। ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है, बहुत ही डरावना भी है। तो ऐसी हालत में एक डिमांड साइड को बढ़ावा देने की भी जरूरत हो गई है सरकार को। सिर्फ जो सप्लाई साइड रिफॉर्म्स हैं जो भी चल रहे हैं वो शायद काफी नहीं होंगे। तो क्यों ना हम इसी विषय पर थोड़ा चर्चा करें कि भारत सरकार के सामाजिक कल्याण के लिए क्या क्या योजनाएं हैं और भविष्य में इन योजनाओं को कैसे बेहतर बनाया जाए, क्योंकि ये बहुत ही रेलेवेंट हो गया है। हाँ, मतलब अभी जिसको कहते हैं कि हम लोगों ने परमानेंट लगा के रखी हुई हैं काफी सारी स्कीम्स, पर शायद मुझे लगता है कि कुछ इस तरीके का भी माइंडसेट होना चाहिए कि जहाँ पे स्कीम्स ट्रिगर हो एज लाइक ए इंश्योरेंस ना। मतलब अभी आपदा आई है तो ज्यादा जरूरत है। हाँ, तो बिल्कुल हाँ, इस चीज पे डिस्कशन करना चाहिए प्रणय। बिल्कुल। तो इसी बात पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ आज हैं सक्षम खोसला। सक्षम डेलबर्ग में कंसल्टेंट है और काफी सोशल प्रोटेक्शन, रिस्पांस और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं और वो ट्विटर पे भी काफी एक्टिव है, काफी पेपर्स पोस्ट करते रहते हैं। तो सक्षम से मेरी बात हुई थी इस विषय पर कि क्यों न इस पे एक पुलियाबाजी की जाए और इसको बेहतर समझा जाए। तो सक्षम, स्वागत है आपका पुलियाबाजी में। थैंक यू प्रणय, थैंक यू सौरभ, मुझे यहाँ पे बात करने के लिए और बुलाने के लिए। बहुत रोमांचक टॉपिक है और एक्साइटेड टू डिस्कस। ग्रेट। तो सक्षम, पहले ये सब चीजें डिस्कस करने से पहले तो आप ये बताइए कि आप इस क्षेत्र से कैसे जुड़े, आप कैसे ये सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस में रुचि लेने लग गए? जी, तो शुरू करने से पहले बस ये कहना चाहूँगा कि जो मैं विचार प्रस्तुत करने वाला हूँ वो सिर्फ मेरे हैं, ना कोई जो संस्थान से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा एंट्री सोशल प्रोटेक्शन की दुनिया में हुआ था जब मैं पहले कार्नेगी एंडाउमेंट में काम कर रहा था। कार्नेगी एंडाउमेंट एक रिसर्च संस्था है जो फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी पे काम करती है। तो तब मेरा इसमें रोमांचक तब शुरू हुआ था जब पहली बार 2016 में इंडिया में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात शुरू हुई थी। उससे पहले तो मैं थोड़ा पॉलिटिक्स पे काम कर रहा था, थोड़ा गवर्नेंस और स्टेट कैपेसिटी में काम कर रहा था। तो सरकार कैसे चलती है और उसको कैसे बेहतर बनाए, और उसकी एप्लीकेशन पहली बार सोशल प्रोटेक्शन की रुचि में मुझे तब शुरू हुई थी जब ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम का आइडिया आया था। तब से मुझे इसमें काफी इंटरेस्ट आ गया कि जो हमारे देश में जितनी स्कीम्स हैं वो क्वांटिटी और क्वालिटी में उनका बहुत फर्क है, और उनकी जो कवरेज है, उनकी एडिक्वेसी है, उनकी जो लोगों को दिलाने वाली ट्रांसफर की सफिशिएंसी है, उसमें बहुत डिस्क्रिपेंसी है। चाहे आप सोशल ग्रुप को देखें, चाहे आप राज्य को देखें, चाहे आप और भी किसी तरह की वेरिएशन को देखें पूरे देश में। तो तब से लेकर मेरा इसमें दिमाग चलना थोड़ा शुरू हुआ कि इसको कैसे बेहतर बनाया जाए, और इस पे ये बहुत रिच लिटरेचर है जो इस पे हो चुका है पिछले काफी सालों से। तो उसमें मेरा दिमाग थोड़ा चलना हुआ और फिर मैं इस पे थोड़ा लिखना और रिसर्च करना शुरू किया। वाह, सही है। तो इसी पे शुरुआत करते हैं सक्षम। और आपने जैसे कि कहा कि क्वांटिटी और क्वालिटी में काफी फर्क है और हम लोग अक्सर ये
देखते हैं कि सरकार के पास कई स्कीमें हैं, मतलब हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, जो केंद्र सरकार की स्कीमें हैं वो 1000 से भी ज्यादा हैं, तो इसीलिए इनको डिस्कस करना कुछ थोड़ा ही चैलेंजिंग हो जाता है। तो हम लोग ये पहले इससे शुरुआत करते हैं कि ये जो हम लोग सामाजिक कल्याण नीतियां बोलते हैं, तो ये सामाजिक कल्याण का क्या मतलब है, और भारत की सरकारों के खर्चे का कितना हिस्सा ये सामाजिक कल्याण के विषयों पर किया जाता हो। तो अगर सामाजिक सुरक्षा क्या है उसकी अगर हम परिभाषा देखें तो बेसिकली सामाजिक सुरक्षा उसके लिए होती है जब समाज डिसाइड करता है कि हमारे जो सदस्य हैं उनके साथ होने वाली चाहे दुर्घटना या जोखिम से बचाने के लिए हम ऐसी कैसी नीति लगाएं जिनसे वो लोगों की सुरक्षा हो सके। तो उसके अंदर जो नीतियां आती हैं उनको सामाजिक सुरक्षा कहलाता है। तो सरकार की तरफ से जो दिलाई हुई सामाजिक सुरक्षा होती है वो टिपिकली ज्यादातर देशों में, इंडिया में इंक्लूडेड, 3 तरह की होती है। ब्रॉडली तो इन्हें बचाव की नीतियां कह सकते हैं, इन्हें बढ़ावा की नीतियां कह सकते हैं, और इन्हें सहायता की नीतियां कह सकते हैं। अच्छा। तो बचाव में हम जैसे सोशल इंश्योरेंस भी कहते हैं, तो वो नीतियां होती हैं जो देश के नागरिकों को अनएम्प्लॉयमेंट, डिसेबिलिटी, बुढ़ापे या ऐसे आने वाले जोखिम को कम करती है और उनसे बचाती है। तो इसमें आपकी टिपिकल एग्जांपल होता है स्वास्थ्य बीमा या जीवन बीमा। बढ़ावा वाली नीतियां वो होती हैं जिनको लेबर मार्केट इंटरवेंशन भी कह सकते हैं। तो वो ये होती हैं कि रोजगार को बढ़ाने के लिए, आपकी तनख्वाह को बचाने के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उनमें मदद करती है। तीसरी होती है सहायता, तो इसको हम सोशल असिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो जिन लोगों और परिवारों के पास और कोई माध्यम से सहायता नहीं मिल सकती, क्योंकि इतने गरीब हैं या बीमारी, बुढ़ापे या और किसी वजह से संवेदनशील है, तो उनके लिए सरकार डायरेक्ट सहायता करती है, टिपिकली या तो फूड डिलीवरी से या कैश डिलीवरी से। तो ये 3 तरीके हैं सामाजिक सुरक्षा दिलाने के। इंडिया में जो प्राइमरी स्कीम्स हैं केंद्रीय सरकार की तरफ से अगर देखा जाए तो वो है पीडीएस और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा दिलाई जाने वाली एंटाइटलमेंट्स। मनरेगा है जो गारंटी करती है लोगों को रोजगारी साल की, और काफी सारी डिफरेंट कैश ट्रांसफर स्कीम्स हैं जो अलग अलग पॉपुलेशंस को सपोर्ट देती है, और इनमें ज्यादातर मैटरनिटी बेनिफिट्स और सोशल पेंशन्स बहुत सालों से चली आ रही हैं, और ये थोड़े टिपिकल एग्जांपल्स हैं। सक्षम, आपने जो 3 भागों में विभाजित किया था, तो हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि जो एनआरईजीएस है वो पहले वाले इस हिस्से में जाती है, जहां पर हम लोग कह रहे हैं कि अगर आपके पास आपदा आ गई, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो आपके पास एक गारंटी है, तो वहां पर क्लासिफाई करेंगे या फिर सहायता में क्लासिफाई करेंगे एनआरईजीएस को? एनआरईजीएस को हम लेबर मार्केट इंटरवेंशन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लेबर मार्केट को इम्प्रूवमेंट और सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों के पास और कोई तरीका नहीं हो एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करने का, वो इसको यूज कर सकते हैं। तो ये इसका थ्योरेटिकल, एटलीस्ट इसका प्लान्ड मॉडल था, पर मैं आगे जाके हम इसकी में और बात कर सकते हैं, पर इसका इस्तेमाल काफी सहायता की तरफ से होने लग गया है। तो काफी लोग इसको सोशल प्रोटेक्शन और सेफ्टी नेट की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं, ना कि अगर कोई टिपिकल लेबर मार्केट इंटरवेंशन की तरह। ठीक है, तो ये 3 ब्रॉडली हिस्से हैं। इनमें से जो हम लोग सोशल सिक्योरिटी कहते हैं, जैसे हम लोग अमेरिका की तरफ से जो लिटरेचर है, जब हम लोग सोशल सिक्योरिटी सुनते हैं, वो सिर्फ वो फर्स्ट हिस्से के साथ डील करता है क्या, कि कैसे पेंशन्स मिले या फिर कैसे इंश्योरेंस मिले, वो उससे डील करता है, या फिर वहां पर भी जब सोशल सिक्योरिटी कहते हैं तो ये तीनों हिस्सों की बात होती है? जी। सोशल सिक्योरिटी आपको इंश्योरेंस की तरह देखा जा सकता है। तो वो आपको बचाता है कि आपको जो आने वाली बुढ़ापा है या रिटायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसमें सोशल इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी का टिपिकली मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो अब सक्षम, इसी के बारे में आपने कुछ नाम लिए, पीडीएस और ये एनआरईजीएस वगैरह वगैरह, तो कुछ बताइए ना, भारत की सरकारों का कितना हिस्सा इसमें जाता है और ये कौन रन करता है? जैसे कि मैं तो ये जानता हूँ कि काफी सारी ये जो स्कीमें हैं इनका कार्यान्वयन तो सब स्टेट गवर्नमेंट्स को करना पड़ता है, ना कि यूनियन गवर्नमेंट को। तो ये कैसे मैनेज होता है, थोड़ा इसके बारे में ओवरव्यू दीजिए ना। जी। तो इनका अगर हिस्सा देखा जाए केंद्रीय सरकार में, तो फिर कुल मिलाकर इन जो कोर स्कीम्स का हिस्सा होता है वो सोशल प्रोटेक्शन एक्सपेंडिचर को अगर हम देखें तो वो 3% जीडीपी का होता है। तो इनकी मैनेजमेंट की जो एंटाइटलमेंट है वो एक कोर लेवल पे स्टेट्स केंद्रीय सरकार की तरफ से दिलाई जाती है, पर
जो हर राज्य में सरकार है वो उनके ऊपर एक्स्ट्रा सपोर्ट दिला सकती है। तो चाहे वो वेजेस में हो या प्रोजेक्ट्स, नरेगा के अंदर प्रोजेक्ट्स में हो, पीडीएस के अंदर चाहे वो जो आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं पीडीएस के अंदर, या आपको और कोई इंटाइटलमेंट हो, तो वो मॉडिफिकेशन और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको स्टेट गवर्नमेंट भी दिला सकती है। सेम चीज आपको सोशल पेंशन में दिखेगी कि आपको एक गारंटीड इंटाइटलमेंट है केंद्रीय सरकार की तरफ से सोशल पेंशन की, पर राज्य सरकार में कोई पाबंदी नहीं है कि वो उसके ऊपर बढ़ा के और इंटाइटलमेंट लोगों को ना दे सके। तो इन तरह से पूरे देश में हर थोड़ी हमें वेरिएशन दिखती है कि हमारे पास एक बेस लेयर है केंद्रीय सरकार की तरफ से, पर उसके ऊपर हर राज्य सरकार अपनी तरफ से और सपोर्ट दिलाती है। समझ गया। तो 3% जीडीपी का ऐसा मतलब जैसे तकरीबन भारत की अर्थव्यवस्था में केंद्र सरकार का 13-14% हिस्सा है, उसमें से 3% इन सब पर खर्च होता है सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स, यानी बजट का कुछ 20% हो गया, है ना? ऐसे सोचना मुझे अक्सर लगता है प्रणय, हम हमेशा जीडीपी का परसेंटेज देखते हैं तो कभी दिमाग से ये निकल जाता है कि ये बजट का कितना परसेंट है। मतलब जो हम एक्चुअली हमारे दिमाग में होना चाहिए ना कि जो हम पैसा खर्च करते हैं उसका कितना प्रतिशत हम एलोकेट कर रहे हैं ना। बिल्कुल, हाँ। तो सरकार 13-14% है यूनियन गवर्नमेंट का, तो उसका 3% हो गया। और कुछ हिस्सा जैसा सक्षम ने कहा टॉपअप की तरह से स्टेट गवर्नमेंट भी देते होंगे, तो उसमें भी कुछ और हिस्सा आता होगा। हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है। तो इन सब स्कीमों के बारे में थोड़ा और जानते हैं सक्षम। ये पीडीएस और आईसीडीएस भी हम लोगों ने सुना है, ये सब में क्या क्या फर्क हैं और क्या क्या इनका स्टेटस है आज के टाइम पर? जी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको इन ब्रॉड जो 3 तरीके की स्कीम्स हैं, कि एक तो कैश ट्रांसफर हो गया, एक पीडीएस हो गया और एक नरेगा हो गया, जो हमारी केंद्र सरकार के कोर मतलब प्रोटेक्शन रिस्पॉन्सेज हैं, उनकी थोड़ी बात कर सकता हूँ कि वो क्या दिलाते हैं और उनका परफॉर्मेंस जितने सालों से वो चल रहे हैं और उस पर क्या स्टडीज हो चुकी हैं, क्या एविडेंस आ चुका है, क्या लिटरेचर है, और वो हमें क्या बताता है कि इन स्कीम्स का एटलीस्ट पैंडेमिक से पहले क्या स्टेटस था और क्या परफॉर्मेंस था। तो अगर हम कैश ट्रांसफर्स को देखें तो सबसे ज्यादा बड़ी स्कीम्स, सबसे जो जिन पे ज्यादा स्टडीज हो चुकी है, एक तो है जनानी सुरक्षा योजना, जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में फोकस करवाती है। तो वो कहती है कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको इंसेंटिव देके आप इंस्टीट्यूशंस में अपनी डिलीवरी कराएं, ना कि घर में या कहीं और बाहर अस्पताल के। तो एक तो वो है, और इसमें इसको कंडीशनल कैश ट्रांसफर कहते हैं, क्योंकि ये आपको ट्रांसफर तभी मिलता है जब आप कुछ एक अपना बिहेवियर मॉडिफिकेशन करें। तो अगर आप इंस्टीट्यूशन में जाके ये अपनी डिलीवरी ना कराएं तो आपको ये ट्रांसफर नहीं मिल सकता। इसमें अगर कॉन्ट्रास्ट करें तो इसमें कॉन्ट्रास्टेड है अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता, आपको कुछ मॉडिफिकेशन अपने बिहेवियर की नहीं करनी पड़ती उसको प्राप्त करने के लिए। तो इसमें एक इसका एग्जांपल है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जो बुढ़ापा या अगर आप विडो हैं या डिसेबिलिटी की तरफ से, तो आपको सरकार सोशल पेंशन दिलाती है। इन दोनों प्रोग्राम्स को, और अभी जो पिछले 2 सालों में जो अभी चली है पीएम किसान योजना, जो ऑल्सो एक अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर है, वो उनमें काफी इवैल्यूएशन हुई है, काफी एक्सटेंसिवली उनको पढ़ा गया है, पीएम किसान को छोड़ के, क्योंकि वो काफी नई है। तो इसमें काफी डिग्री ऑफ वेरिएशन देखी जाएगी इंडियन स्टेट्स के द्वारा, पर ब्रॉडली पॉजिटिव इफेक्ट्स देखे गए हैं। पेंशन यूटिलाइजेशन काफी बड़ी है, काफी मैटरनिटी सर्विसेज और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में इंक्रीज हुआ है, जो इन प्रोग्राम्स को एट्रीब्यूटेबल करा जा सकता है। तो इनमें काफी क्वाइट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, पर ये फिर भी काफी स्मॉल कंपोनेंट्स है हमारे ओवरऑल सोशल प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर के। जो सबसे ज्यादा बड़े रिस्पॉन्स है वो है पीडीएस और नरेगा ऑब्वियसली। तो पीडीएस इज 1 एंटाइटलमेंट आउट ऑफ 3 जो हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में दिलाई जाती है। तो वो है, आपको बेसिकली उसका ऑपरेशन है कि सब्सिडाइज राशन दिलाना। उसके साथ पीडीएस के साथ हम भारत में दुनिया की सबसे बड़ा स्कूल फीडिंग प्रोग्राम भी चलाते हैं, जिसको मिड डे मील कहते हैं, और साथ में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम जो आईसीडीएस, वो भी चलाते हैं, जो चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन को फोकस करता है, जिसको आंगनवाड़ी प्रोग्राम जिसको बोलते हैं। एग्जैक्टली। तो उसके द्वारा आंगनवाड़ी सेंटर पे बेसिकली चाइल्ड केयर सेंटर होते हैं, जहाँ पे हम गर्म खाना बच्चों को और मेडिकल सर्विसेज न्यू मदर्स को, एक्सपेक्टिंग वुमेन को दिला सकते हैं। जो शहर में लोग रहते हैं, दे कैन थिंक ऑफ इट लाइक गांव के प्री स्कूल्स।
जी जी जी। हाँ। तो ये आंगनवाड़ी प्रोग्राम सिर्फ गाँव में है बाय द वे, या शहरों में भी होते हैं? आंगनवाड़ी आई एम नॉट श्योर, बट आई वुड थिंक कि ज्यादातर उसका रूरल में चाइल्ड सेंटर ही होता है। तो अर्बन में इसका अभी ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं है। तो ये सारे प्रोग्राम्स के साथ थोड़ा है, हमने ज्यादातर स्कीम्स इस तरह से डिजाइन की हुई है कि वो बेसिकली रूरल पुअर, आई मीन गांव में गरीबी को देखते हुए करिए, जबकि अब शहरी गरीबी जो है वो काफी बड़ी संख्या है ना। जी जी, और पर्टिकुलरली अर्बन इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए बहुत कम प्रोटेक्शन है, क्योंकि वो ना तो किसी डेटाबेस में पाए जाते हैं, उनकी माइग्रेशन बहुत सीजनल और साइक्लिकल होती है कि आधा साल वो अगर एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं और जब एग्रीकल्चर या फसल हो गई तो उसके बाद वो सिटी में आके काम कर रहे हैं, तो उनकी एक तो मूवमेंट बहुत होती है और उनकी इंक्लूजन इन कोई डेटाबेस बहुत कम होता है। तो वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की जो बिल्कुल भी बहुत कम नीतियों से कवर्ड है। तो अगर पीडीएस का हम देखें तो पीडीएस में जो काफी अच्छी चीजें भी हैं, काफी बुरी चीजें भी हैं जो लिटरेचर ने बताई हैं। एक तो जो हम कोर उसके प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव देखें तो वो है पॉवर्टी से बचाना और आपको न्यूट्रिशियस खाना दिलाना। तो काफी स्टडीज हो चुकी हैं जिन्होंने निकाला है कि बिना इन ट्रांसफर्स के एटलीस्ट बिटवीन 2004-5 और 2011-12 पॉवर्टी 13 मिलियन या 15 मिलियन से ज्यादा हो सकती थी। और इन दैट सेम रेंज 2005-2010 के बीच में 32% ऑफ द रिडक्शन जो तेंदुलकर के पॉवर्टी लाइन के नीचे हुई है वो इन फूड ट्रांसफर्स की तरफ से हुई है। तो ये स्टडीज हमें बताती हैं कि इसका पॉवर्टी में काफी हाई इम्पैक्ट है, और स्टडीज हमें बताती है कि इनसे प्राइस शॉक हमें काफी बढ़ाती है। तो फूड ट्रांसफर का एक इनहेरेंट वैल्यू है कैश के ऊपर कि वो जब इन्फ्लेशन बढ़ती है या घटती है तो फूड ट्रांसफर का वैल्यू ऑब्वियसली नहीं चेंज करता। तो जिस टाइम पे इन्फ्लेशन बढ़ी है इंडिया में, उस टाइम पे फूड ट्रांसफर का बहुत महत्वपूर्ण काम रहा है कि लोगों को सपोर्ट दिलवाना, क्योंकि उस टाइम पे जो आपको पेंशन मिल रही हो या नरेगा की तरफ से कैश मिल रहा हो, वो कभी इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड ज्यादातर नहीं होता, तो उनका वैल्यू काफी जल्दी घटता रहता है क्योंकि उनका अमाउंट भी बहुत कम होता है। तो इस वजह से प्राइस शॉक जब भी इंडियन इकोनॉमी में हुए तो पीडीएस का बहुत महत्वपूर्ण काम रहा है। आखिरी न्यूट्रिशन एक तरह से बाय डेफिनेशन इन्फ्लेशन एडजस्टेड हो गया ना, मतलब खाने का काम चाहे बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो, लेकिन आपको गारंटी है कि भाई आपको तो खाना मिल ही जाएगा एक आई मीन पहले से तय प्राइस पे या फ्री में जो भी स्कीम हो। जी जी जी। और सेम ही स्टडीज ने इनका जो हिमांशु जेएनयू में प्रोफेसर है उनसे उन्होंने जो रिसर्च करी उन्होंने निकाला कि अगर इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ आपको सब्सिडी दी गई कैश में, तो उससे ज्यादा इम्पैक्ट न्यूट्रिशन का कैलोरी इनटेक पे हुआ है पीडीएस के द्वारा। तो ये तो आपके थोड़े काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं और हमें बताता है कि ये काफी प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स जो सेफ्टी नेट का रोल होना चाहिए वो निभा रहा है। पर काफी जो इसमें इसकी जो क्रिटिसिज्म हुआ है वो हुआ है लीकेजेस पे, उसके वेस्टेज पे और क्रॉस स्टेज जो उसकी डिस्क्रिपेंसीज है उन पे। तो इनमें काफी चर्चा हुई भी है, काफी लिटरेचर डेवलप हुआ है, पर जो हमें रिजल्ट्स दिख रहे हैं आफ्टर 2004 वो ये बता रहे हैं कि इन स्कीम्स में जब हम सारे राज्यों को देखा जाए तो बहुत इंप्रूवमेंट हुई है, प्राइमरली क्योंकि पीडीएफ में स्टेट्स ने काफी रोल निभाया है उसकी रिफॉर्म लेने का। तो बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा में देखा गया है कि टारगेटिंग एफिशिएंसी बहुत इंप्रूव हुई है, एक्सक्लूजन एरर्स जो होते हैं वो बहुत कम हुए हैं, जो ग्रेन का शेयर है जो बेनिफिशियरीज को पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचता था, वो शेयर काफी कम हुआ है। तो ओवर टाइम हमने इसमें काफी इंप्रूवमेंट देखी है, काफी रिफॉर्म देखे हैं, प्राइमरली लेड बाय स्टेट लेवल रिफॉर्म्स। तो ये हमारा थोड़ा आपको पिक्चर देता है पीडीएफ की, आपको बताता है कि पीडीएफ का क्या रोल है, क्या परफॉर्मेंस है और टिपिकली उसके क्या क्रिटिसिज्म्स है। पर कुल मिलाकर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया की सेफ्टी नेट में, क्योंकि बिना राशन शॉप के और बिना फूड सपोर्ट के इंडिया में ऐसा कोई ज्यादा प्रोग्राम नहीं है जिसकी इतनी पेनिट्रेशन हो और इतना ज्यादा रीच हो अक्रॉस रूरल इंडिया एंड इवन अर्बन इंडिया एज वेल। वैसे सक्षम, आपने जो नंबर बताया कि पीडीएस की वजह से इतनी गरीबी कम हो गई, तो उसमें हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देखे हैं का हिस्सा लिया है क्या? कि अगर पीडीएस नहीं होता और वही पैसा अगर और किसी चीज पे खर्च होता या फिर कैश ट्रांसफर पे होता या फिर जॉब जनरेशन के लिए होता है, तो उसके ऊपर हम लोगों को इतने मिलियन पॉवर्टी कम हुई है क्या कि हम लोग वह कंसिडर नहीं कर रहे इस इक्वेशन में?
जी जी, तो जो रिसर्चर, मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूंगा, जो रिसर्चर ने निकाले थे नंबर, वो थे कि पॉवर्टी एक्चुअली बढ़ जाती 13 मिलियन के हिसाब से, इंस्टेड ऑफ जो डिक्लाइन था वो 40 मिलियन का था। तो 40 मिलियन की रिडक्शन हुई थी पॉवर्टी में, पर अगर ये ट्रांसफर नहीं दिए जाते तो पॉवर्टी एक्चुअली बढ़ जाती 30 मिलियन से। तो ऐसी स्टडीज हमें 4 करोड़ और 1.5 करोड़ रफली बेसिकली। तो हमें ऐसी स्टडीज में टिपिकली ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कॉस्ट इफेक्टिवनेस का कैलकुलेशन की जाती है कि अगर ये आपको रिस्पांस नहीं दिया जाता तो आपकी कंजम्पशन में क्या डिफरेंस होता है और आपके पॉवर्टी रेट में स्टेट लेवल में या नेशनल लेवल में क्या डिफरेंस होता है। नहीं, लेकिन प्रणय का सवाल थोड़ा अलग है सक्षम। ये तो है कि जिसको कहते हैं ना, बाकी सब सामान रखते हुए इसको हम पीडीएस होता या नहीं होता, लेकिन पीडीएस में हम जो पीडीएस में बहुत पैसा खर्च करते हैं, राइट? हम कुछ 70-80 हजार करोड़ रुपए खर्च करते हैं पीडीएस में, उससे ज्यादा ही। हाँ, कितना है? पीडीएस में रफली 1% है जीडीपी का। ओह, तो यानी 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़, हाँ लगभग। नहीं, 1 लाख करोड़ नहीं, 2% 1% हो गया तो हाँ, 2 हो गया। हाँ, नहीं, मुझे लगा कोई भी स्कीम 2 लाख वाली है नहीं ना, 1 लाख होगा रफली, 1 या 1.5 लाख। वो सब ये सब्सिडी में आ जाता है ना सौरभ, इसीलिए। अच्छा, हमेशा सब कुछ एक, हाँ ठीक है, एक लाइन आइटम में नहीं होगा। तो ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, राइट? तो बेसिकली एक तो हम एक जो हमेशा कैलकुलेशन कर सकते हैं ना सक्षम, वो ये तो कर ही सकते हैं कि पीडीएस देने की जगह वो पैसा उस आदमी को दे दिया जाए। ये एक अल्टरनेट तो हमेशा होना चाहिए ना। जी जी जी। तो उसके तो वो बेसलाइन होनी चाहिए कि भाई कोई भी चीज आप किसी के लिए कर रहे हो तो उसकी जगह उसको वो पैसे दे दिए जाए। तो उसके और पीडीएस मुझे समझ में आता है, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमेशा पैसे देना बेहतर ही है, क्योंकि पीडीएस में जैसे आपने बोला कि इनहेरेंटली एक काफी फायदे हैं, क्योंकि खाने का दाम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है थ्रू द ईयर। तो पैसे देने की जगह अगर आप किसी को खाना प्रॉमिस करो तो वो एक अच्छी चीज है मेरे हिसाब से, उसमें कोई खराबी नहीं है। पर लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस हमको इस तरह से देखनी चाहिए कि अगर पैसे दिए होते तो कितना कम होता और उसकी जगह हमने खाना दिया तो कितना कम हो। ऐसी कोई स्टडी नहीं करता है? ऐसी स्टडी मैंने देखी नहीं है, क्योंकि प्राइमरीली इसका जो काउंटर फैक्चुअल है वो एक्चुअल रियल लाइफ में होल्ड नहीं करता। तो ऐसा, अच्छा, क्यों? तो ऐसा है इसलिए क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पैसे दिलाने का, उसमें भी काफी लीकेज है, काफी करप्शन होती है, काफी वेस्टेज होता है। तो हम इतना नीटली नहीं कह सकते कि अगर हमने सीधा गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अकाउंट से बैंक ट्रांसफर करके इस व्यक्ति के अकाउंट में दिया होता और बीच में ऐसी आधार की कोई कंफ्यूजन नहीं होती कि मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट और आधार नंबर कनेक्शन होना एक चीज, दूसरी चीज उस व्यक्ति के पास बैंक पहुंचना और बैंक ब्रांच उनके घर के पास होना, ताकि वो 1 दिन की छुट्टी या 2 दिन की छुट्टी लेके जाके अपना अकाउंट का ट्रांसफर उठा सके। नहीं, पर सक्षम वो मैं बोलूंगा कि वो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूँ जैसे जिसको हम बोलेंगे कि एक, जिसको कहते हैं ना नल हाइपोथेसिस टाइप। जी जी जी। तो वो ये तो थ्योरेटिकल केस है। मैं मान रहा हूँ कोई ऐसा पैसे देना भी कोई आसान काम थोड़ी है, किसी को पैसे देने में भी दिक्कत है। जी 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 जी। लेकिन खाना देने में भी उस तरह की दिक्कतें हैं ही। लेकिन ठीक है, मैं कह रहा हूँ कोई भी स्कीम की लेकिन इफेक्टिवनेस तो हमको इस तरह से देखनी चाहिए ना कि अगर हमने मान लो खाना खाने की वजह से, आपने जैसा बोला कि लगभग 4 करोड़ लोग जो हैं वो नीचे आ गए पॉवर्टी लाइन के, तो उतना ही पैसा अगर हम लोगों को दे रहे होते तो कितने लोग आते। और जो उसमें फर्क है, हो सकता है पीडीएस बेहतर ही निकल के आए, पर अगर कोई ये सवाल भी नहीं पूछ रहा तो फिर ऐसा लगता है ना कि शायद जो रिसर्च हो रही है वो ये दिखाने के लिए हो रही है कि पीडीएस देखो कितना अच्छा है, ना कि ये जांचने के लिए हो रही है कि पीडीएस कितना अच्छा है। जी जी जी। तो ये जो आपने, मैं अभी बात कर रहा था हिमांशु और फैन के वेबर की, तो उसमें उन्होंने देखा था पॉवर्टी का रिजल्ट नहीं, पर उन्होंने देखा था न्यूट्रिशन पे क्या इम्पैक्ट होगा अगर हम जो पीडीएस का ट्रांसफर है उसके इक्विवेलेंट वैल्यू का आपको सीधा सब्सिडी ट्रांसफर कर दें। अच्छा, हाँ, गुड, ये तो अच्छा सवाल है ना फिर। हाँ, तो उन्होंने निकाला था कि पीडीएस का 2 गुना ज्यादा इम्पैक्ट होता है आपकी कैलोरी इंटेक पे, जितना अगर आपको सीधा वो ट्रांसफर दे दिया जाए। तो ये हुआ इम्पैक्ट न्यूट्रिशन पे। मुझे पॉवर्टी पे और कंजम्पशन वाले रिजल्ट पे उसके बारे में मेरे दिमाग में कोई स्टडी नहीं है। आई एम श्योर रिसर्च बार होगी या किसी ने की होगी, वो मुझे नहीं पता, पर ये एटलीस्ट न्यूट्रिशन पे इम्पैक्ट लोगों ने देखा हुआ है कि अगर आपको सीधा वो ट्रांसफर दे दिया जाए उसके इक्विवेलेंट पीडीएस का क्या रिजल्ट। तो न्यूट्रिशन के लिए बेटर, और वो समझ में भी आता है, जैसा क्योंकि इतना ज्यादा वेरिएशन है खाने के दाम में कि पैसे मिलने से शायद आप
उसको इवन आउट नहीं कर पाओगे। नहीं सौरभ, और अगर आप इकोनॉमिक रीजनिंग का भी देखें तो पीडीएस एक इज इफेक्टिवली एक वाउचर की तरह है ना, मतलब आप सिर्फ वो खाना ले सकते हैं उससे, और सिर्फ खाना मिल रहा है आपको, ऐसा नहीं है कि आपको कैश मिल रहा है। तो अगर आप इकोनॉमिक रीजनिंग सप्लाई डिमांड कर्व ड्रॉ करें कैश वर्सेस वाउचर की, तो जो कंजम्पशन आप जिस चीज का बढ़ाना चाहते हैं उसका वाउचर के रूट से हमेशा ज्यादा इफेक्ट होगा कंपेयर टू अगर आप कैश दें, क्योंकि वो कैश तो कई चीजों पर खर्च किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और कई जगहों पे लोग शायद प्रायोरिटाइज करेंगे भी कि भाई मेरे को खाना नहीं खाना है क्योंकि शायद कुछ और ज्यादा जरूरी है। हाँ, वो एक बात है। दूसरी बात है कि आपको ओपन मार्केट में सेम ही ट्रांसफर के बहुत कम सब्जियां या फल मिलेंगे अगर आपको पीडीएस के द्वारा वो सब्सिडाइज रेट पे मिल रहे हैं। तो अगर मैं 100 रुपए को आपको 2 किलो दाल या चावल दिला सकता हूं, पर आपको अगर वो 100 रुपए जाके ओपन मार्केट पे खर्चने हो तो आपको काफी कम क्वांटिटी मिल सकती है। तो ये भी इम्पैक्ट कंट्रोल करना होता है एज रिसर्च में। ठीक है, तो ये तो पीडीएस का हो गया सक्षम। उसके अलावा तो पीडीएस हो गया, हमने थोड़ी बात करी थी कैश ट्रांसफर्स की, जो पेंशन्स और सुरक्षा योजना की। तो तीसरी बात आई नरेगा की। तो नरेगा ऑब्वियसली बहुत बड़ा प्रोग्राम है। अगेन उसमें स्पेंडिंग होती है करीबन 0.3-0.5% जीडीपी की। तो और ये ऑब्वियसली काफी सालों से चला आ रहा है, काफी बहुत डेवलप प्रोग्राम हो गया है। तो इस प्रोग्राम में अगर देखा जाए क्या क्रिटिसिज्म्स है और इसका क्या अच्छा परफॉर्मेंस है, तो अच्छा परफॉर्मेंस तो इसमें एक चीज, 2-3 चीजें दिमाग में रखते हुए बोला जाता है कि इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा वेरिएशन है स्टेट्स में जाते हुए देखते हुए। तो इसका एवरेज इफेक्ट निकालने में बहुत मुश्किल है। पर फिर भी उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए अगर हम 2-3 इफेक्ट थोड़ा सावधानी से देखें तो एक चीज हम देख सकते हैं कि रूरल निजी क्षेत्र में तनख्वाह थोड़ी बढ़ गई है इसके नरेगा के आने से, क्योंकि अब लोगों को अल्टरनेटिव मिल गया है कि अगर मुझे फैक्ट्री में जाके खाली इतने रुपए मिलने थे, पर अब मेरे पास अल्टरनेटिव है नरेगा में जाने का और इससे थोड़ा ज्यादा कमाने का। तो उस चीज पे प्राइवेट सेक्टर पे थोड़ा प्रेशर पड़ गया है कि लोगों की तनख्वाह बढ़ाने का, क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि लोग आए मेरी फैक्ट्री में काम करें या मेरे इंस्टीट्यूशन में काम करें, तो मुझे इनको नरेगा से तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो एक तरीके का नरेगा जो है वो एक तरीके का मिनिमम वेज बिल्कुल फ्लोर दे देता है कि भाई जहां पे भी अगर नरेगा चल रहा है तो उतनी तो तनख्वाह उस एरिया में हो जाएगी। वो लोगों के दिमाग में बेंचमार्क बन जाएगा कि यार इससे कम क्या पैसे दे रहे। जी जी जी, तो वो इसका एक बेसिक ओरिजिनल गोल भी था, तो वो थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि अकॉम्प्लिश हो चुके हैं। अगेन वेरिएशन काफी है स्टेट्स में और इनकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत डिफरेंस होता है। तो वो एक रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट है कि इस प्रोग्राम ने जब कोई संकट का मोमेंट आता है तो उस टाइम पे उसने काफी सुरक्षा दिलाई है। तो जैसे अगर कमजोर फसल हुई या बारिश कम होने पर, तो उस टाइम पे हमने देखा गया कि नरेगा में अपटेक हो जाती है एम्प्लॉयमेंट की और लोगों के डिमांड की। तो ये हमें बताता है कि नरेगा थोड़ा एक सेफ्टी नेट की तरह परफॉर्म कर रहा है कि जब भी लोगों में थोड़ी जोखिम आती है या दुर्घटना होती है तो वो इस पे फॉल बैक कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए और थोड़ा बेसलाइन लेवल ऑफ वेजेस के लिए। तो ये तो अच्छी और बात ये है। सक्षम जो नरेगा की वो सैलरी तय होती है, जो वेज तय होती है, वो पूरे हिंदुस्तान में एक जैसी होती है या डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है या स्टेट वाइज होती है? कौन डिसाइड करता है? नहीं, तो वो तो केंद्र सरकार डिसाइड करती है। उसके ऊपर ऑब्वियसली मॉडिफिकेशन हो सकती है, पर बेसलाइन लेवल तो केंद्र सरकार डिसाइड करती है। और पूरे हिंदुस्तान के लिए एक नंबर नहीं, आई थिंक देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डिस्टिंक्शन, बट उसका एवरेज अमाउंट, हाँ, उसका एक तो आपको जो एंटाइटलमेंट अमाउंट है वो सेम होता है। पर वही सौरभ, जैसे क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो इसमें थोड़ा बहुत पैसा फिर स्टेट गवर्नमेंट्स भी डाल सकती हैं, और वो जैसे सक्षम कह रहे थे टॉप अप दे सकते हैं। वो तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नंबर्स हो सकते हैं। अच्छा, नहीं, पर टॉप अप कर सकती है, टॉप डाउन नहीं कर सकती, मतलब घटा नहीं सकती। नहीं घटा नहीं सकते, क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो घटाने की है, क्योंकि आप एवरेज का एक सीधा मतलब है, राइट? आधे राज्यों में तो शायद वहां से कम ही होनी चाहिए ना असल में। अगर आप पूरे हिंदुस्तान का एवरेज करेंगे तो गड़बड़ हो गई ना, मतलब। और आप बोलेंगे अब ये मैं एवरेज लगा देता हूँ, लेकिन फिर तो नुकसान हो जाएगा। मान लो बिहार और केरल में आप सेम मिनिमम वेज दोगे तो कैसे चलेगा ना? नहीं, पर वो मिनिमम वेज उस पर कैलकुलेट ही नहीं हो रहा होगा सौरभ, वो सरकार की कितनी क्षमता है उसके ऊपर कैलकुलेट हो रहा होगा। नहीं, वो कैसे?
क्योंकि जैसे सक्षम पहले कितना था, कुछ एक नंबर था ना, 100 रुपए डेली या ऐसा कुछ था, और अब शायद बढ़ गया होगा, पता नहीं मुझे। हाँ हाँ, तो मुझे मुझे बस ये पता है कि जो उसका गारंटी लेवल ऑफ वेज था वो प्री पैंडेमिक 182 रुपीज था, जिसको पैंडेमिक के बाद 202 रुपया बढ़ा दिया गया था। तो आपका जो एवरेज नंबर होगा वो उससे ज्यादा होगा, क्योंकि फिर वो आप स्टेट्स की वेरिएशन को देखेंगे उसमें। तो ये तो नरेगा की थोड़ी बात हुई, पर इसमें भी काफी जो क्रिटिसिज्म हुए हैं और वो प्रोग्राम की डिलीवरी और एडमिनिस्ट्रेशन में हुए हैं। क्योंकि नरेगा में जो प्रॉब्लम आई है वो है कि नरेगा में डिमांड सप्लाई से बहुत ज्यादा है। तो ज्यादातर स्टेट्स में रैशनिंग का मॉडल आ गया है कि लोगों को जितने जॉब चाहिए उतने स्टेट्स नहीं गारंटी कर पाती। तो वो एक इशू है। दूसरा है कि वेज के डिले काफी कॉमन है। तो जब से ये वेज बैंक और पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया गया था, तो बहुत सालों से वेज डिलेज की काफी इशू रहा है। तो ये दो इशू है जो नरेगा को अभी भी थोड़ा थोड़ा गिराते हैं। पर जो उसका रूरल प्राइवेट सेक्टर वेजेस पे इफेक्ट है, थोड़ा सोशल प्रोटेक्शन उसका रिस्पॉन्स है, और इसकी जो प्रोग्रेसिवनेस है, तो हमने ये देखा हुआ है कि काफी जो उसमें पार्टिसिपेशन होती है पुअर हाउसहोल्ड्स की नॉन पुअर हाउसहोल्ड से ज्यादा होती है, कास्ट की प्रोग्रेसिवनेस होती है, जेंडर की प्रोग्रेसिवनेस होती है। तो इन तरीकों से देखा जाए तो एक जो लेबर मार्केट में जो उसका इम्पैक्ट आ रहा है वो काफी प्रोग्रेसिव और काफी अच्छा आ रहा है। सक्षम, इसमें भी जो कोई भी फ्लोर प्राइस अगर लगाएंगे तो उस फ्लोर प्राइस के अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस भी होते हैं, और फ्लोर प्राइस क्या है उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है ना, क्योंकि अगर फ्लोर प्राइस काफी ज्यादा होगा तो हम लोग जैसा इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं डेड वेट लॉसेस हो सकते हैं। कुछ लोग जो पहले कम कमा सकते थे उनको अब लोग एम्प्लॉय ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग एनआरईजीएस चाहते होंगे, पर एनआरईजीएस से कम अगर मैं प्राइवेट प्लेयर हूँ और मैं एनआरईजीएस से कम अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं वो काम करवाऊंगा ही नहीं, और इसीलिए उनको जॉब मिलेगी भी नहीं। तो वो जो डेड वेट लॉसेस है उसके ऊपर भी कुछ स्टडी हुई है क्या, कि ये फ्लोर प्राइस काफी कम है और इसीलिए ये इफेक्ट थोड़ा कम है भारत में? जी, स्टडीज हुई हैं, मैं उनके रिजल्ट से ज्यादा फेमिलियर नहीं हूं, पर हाँ, पर ये तो इफेक्ट होना चाहिए और आई थिंक इसकी स्टडीज हो चुकी हैं। पर द क्वेश्चन फिर वो बन जाता है कि कोई प्राइवेट सेक्टर वाला नरेगा से कम वेजेस क्यों देना चाहेगा, और फिर उस लेवल पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये थोड़ी एक्सप्लॉइटेटिव मार्केट तो नहीं बन रही, क्योंकि हमें ये पता है कि गवर्नमेंट के जो मिनिमम वेज सेट होते हैं, लीगल मिनिमम वेज जो नरेगा के थ्रू सेट होते हैं वो काफी लो हैं, एटलीस्ट कंपेयर टू जो अगर अनस्किल्ड लेबर अर्न कर सकता है। तो करीबन अगर हम 100-200 रुपए का अगर हम देखें वेज नरेगा के द्वारा, वो अनस्किल्ड लेबर और इनस्किल्ड लेबर कोई भी सिटी में जाके 500-600 रुपए दिन का दिला सकता है। तो अगर उससे काफी कम प्राइवेट सेक्टर कोई एम्प्लॉयर दिला रहा है, तो फिर क्वेश्चन फिर ये बन जाता है कि वो या तो एक्सप्लॉइटेशन है या वो आप मार्केट एफिशिएंसी के पीछे देख रहे हैं। तो वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है कि आपका फिर इसको इवैल्यूएशन करने का लेंस क्या है। सौरभ, आपके एक्सपीरियंस में कैसे रहा है? आपके फार्म के वहां पर भी एनआरईजीए चलता है और आपको कुछ मुश्किलात हुई है या सहूलियत हुई है उससे? नरेगा का इम्पैक्ट पर से तो मैंने अपने फार्म पे नहीं देखा कभी ज्यादा। मैंने कभी वहां पे ऐसा कंटेंशन भी नहीं देखा। मैंने ये भी नहीं देखा कभी गांव वगैरह में कि लोग जो है ऐसा हो रहा हो कि प्रिफर कर रहे हो कि हमको नरेगा का काम मिल रहा है इसलिए हम काम करने आना नहीं चाहते हैं। और मैंने जब हम बात कर रहे थे तो मैंने देखा तो स्टेट वाइज नरेगा की वेज लिस्ट भी काफी अलग है। तो जैसे अब मैं बता सकता हूँ कि जैसे कर्नाटका में करीबन कुछ 250 रुपए टाइप का डेली वेज है नरेगा का, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी जो फार्म में सैलरीज हैं वो इसके ऊपर ही थी पहले से ही। नरेगा का इम्पैक्ट नहीं है तो यहाँ पे टिपिकली, लेकिन जो एक जेंडर डिफरेंस है ना वो काफी है। एटलीस्ट नरेगा जो है वो जेंडर डिफरेंस नहीं करता होगा। तो स्पेशली रूरल इंडिया में काफी फर्क होता है, आदमी औरतों को वेजेस में फर्क मिलता है। जैसे अगर आदमी को 300 रुपए दिन का मिल रहा होगा तो औरत को सिर्फ 200 रुपए दिन का मिलेगा। ठीक है, तो ये सब जो है ये डिफरेंसेस हैं, लेकिन मुझे ऐसा कभी लगा नहीं। और यही चीज है, मैंने काफी एक्चुअली सोशल सेक्टर में वर्कर्स से भी बात की है। तो नरेगा का इम्पैक्ट ऑब्वियसली बहुत ही बड़ा है और बहुत जगहों पर है, लेकिन सब जगहों पर नहीं होता है। और कुछ जगहों पे जहाँ पे शायद ऑलरेडी ठीक ठाक प्राइवेट सेक्टर का काम अवेलेबल है और स्पेशली रेगुलर काम अवेलेबल है,
लोग ऐसी जगह पे नहीं जाएंगे ना। इनफैक्ट कर्नाटका वगैरह जैसी स्टेट्स जो है वहां पे तो रूरल एरियाज में वर्कर्स की शॉर्टेज रहती है टिपिकली, काम की शॉर्टेज नहीं रहती है। तो ये एक और प्रॉब्लम है इस टाइप की स्कीम्स की कि पूरा हिंदुस्तान एक जैसा नहीं है, और उस पूरे हिंदुस्तान में भी अब मेरे को सिर्फ ऐसे जनरली कर्नाटका नहीं बोलना चाहिए। साउथ कर्नाटका जो है नॉर्थ कर्नाटका से काफी ज्यादा अमीर है। तो नॉर्थ कर्नाटका में काफी बेरोजगारी है, लेकिन साउथ कर्नाटका में गांव में काम की कमी नहीं होती है। उल्टा जो काम करने वाले लोग नहीं मिलते हैं आपको। अच्छा। है ना। तो ये जो चीज है इसकी वजह से एक नरेगा ऑब्वियसली इतनी बड़ी स्कीम है जिससे काफी जगहों पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, जहां पे अब जैसे कि आप सोचोगे कि नॉर्थ कर्नाटका से लोग माइग्रेट करके साउथ कर्नाटका आएंगे काम करने के लिए तो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा लेबर फोर्स का। लेकिन अब आप सोचो, अब आप नरेगा दोगे तो जो आदमी एक्चुअली माइग्रेट करके आ सकता था दूसरी जगह वो तो आएगा नहीं, और जो लेबर शॉर्टेज है साउथ कर्नाटका में वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। और नरेगा है सोशल सपोर्ट के लिए, तो वो ऑलरेडी जो वेज है वहां पे उससे उसकी कम भी है, तो उसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं हो रहा है खास। और तो उससे क्या होगा, आप लेबर सप्लाई तो नहीं बढ़ा पाओगे ना। तो एक ये अजम्पशन की हर जगह प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की है वो गलत है। कुछ जगहों पर है, कुछ जगहों पे नहीं। तो मुझे लगता है नरेगा जैसी स्कीम जो है वो डिस्ट्रिक्ट या तालुक लेवल पे इनफैक्ट करनी चाहिए। इंडिया की तो डिस्ट्रिक्ट्स भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी शायद नहीं है इतनी, पर मेरा मानना ये है कि इवन जो मिनिमम वेज है वो भी आपको शायद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इम्प्लीमेंट करो, और स्कीम ऑन ऑफ होनी चाहिए ताल्लुक लेवल पे कि भाई ताल्लुक लेवल पे डिस्ट्रेस हो सकता है क्योंकि किसी ताल्लुक में रेनफॉल नहीं हुआ, तो उधर आप एनेबल कर दो उस टाइम के लिए, या डिसेबल कर दो। सक्षम, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं बस कह रहा था कि नरेगा का जो डिजाइन है वो एक सेल्फ टारगेटिंग मॉडल से डिसाइड किया गया है कि खाली वो लोग उस स्कीम को इस्तेमाल करने आएंगे जिनके पास और कोई मतलब चारा नहीं है, और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, या और कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो प्राइमरीली इस रीजन के लिए इसका और पीडीएस का बहुत बड़ा डिफरेंस है कि पीडीएस में आपको एक लीगली एंटाइटलमेंट आप जाके उठा सकते हैं, पर आपको राशन शॉप में जाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। तो सिमिलरली नरेगा में भी जो इसका लॉजिक है वो ये है कि आपके पास आप तभी जाएंगे जब आपके पास और कोई अपॉर्चुनिटी ना हो, क्योंकि काम ही ऐसा है और उसके जो एसेट कंस्ट्रक्शन उसके अंदर होती है वो ऐसी है कि अगर किसी के पास भी प्राइवेट सेक्टर में या किसी सिटी में या माइग्रेशन के द्वारा अगर कोई अपॉर्चुनिटी होगी वेजेस या लेबर की, तो वो नरेगा काम नहीं लेंगे। तो नरेगा का फंक्शन ही ये है कि एकदम पॉसिबल जो लोएस्ट पॉसिबल फ्लोर है वो बनाए और उसको बनाए रखें और उसको इतना लेवल पे रख सकें कि लोगों की सब्सिस्टेंस जो वेजेस है और कंजम्पशन है वो कवर हो सके। नहीं ऐसा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है ना सक्षम। अब आप खुद ही सोचिए कि नॉर्थ कर्नाटका में डेफिनेटली जो है गांव में आपको 300 रुपए रोज की दहाड़ी नहीं होगी। वहां पे क्योंकि काफी ज्यादा गरीबी है और गरीब एरिया है एकदम, तो वो एरिया में अलग होगी। लेकिन अब आपने पूरे कर्नाटका में एक ही प्राइस कर दिया है। अब वो व्यक्ति जो नॉर्थ कर्नाटका से साउथ कर्नाटका टिपिकली माइग्रेट करके आएगा काम करने के लिए क्योंकि यहाँ पर पैसे अच्छे मिलते हैं, वो कहेगा यहाँ पे ठीक है शायद मुझे उतने अच्छे नहीं मिल रहे लेकिन मुझे जाना नहीं पड़ रहा, दूसरी कुछ सुविधा है, मैं यही काम कर लेता हूँ। और आपने एक जगह की लेबर शॉर्टेज बढ़ा दी और दूसरी जगह पर आपने काम दे दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला व्यू जो है ये भी नरेगा की रियलिटी है। ये नहीं है कि हमेशा सेल्फ सेलेक्टिंग नेचर है। प्लस अगर आप सिर्फ उसी नजर से देखें कि भाई कोई एक जगह है जहां पर बहुत लोग हैं और उनके पास काम नहीं है तो अच्छी स्कीम है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान ऐसा थोड़ी है। तो ये जो एक लेंस होता है कि हम कोई एक तरीके के सिनेरियो बना लें और उसके अराउंड स्कीम डिजाइन कर दें, पर एक सिनेरियो तो पूरे कंट्री में होगा नहीं ना, तो साइड इफेक्ट्स काफी हैं इस स्कीम के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन जो चीज इसको नहीं कंट्रोल कर सकती वो होती है ऑब्वियसली आपकी अगर मार्केट्स में कहाँ पे एफिशिएंट मार्केट है, कहाँ पे इनएफिशिएंट मार्केट है, आपकी ज्योग्राफिक क्या वेरिएशन है, आपके एग्रीकल्चर पैटर्न क्या है, वो डिस्ट्रिक्ट तो छोड़िए, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही बहुत सारी वेरिएशन होती है जो वो नरेगा नहीं कंट्रोल कर सकती। बिल्कुल। और मतलब काफी जगहों पे जैसे जो एग्रीकल्चरली रिच एरिया है वो माइग्रेंट लेबर पे डिपेंड ही करता है, तो अगर वो माइग्रेंट लेबर अगर नहीं आएगा किसी रीजन से तो फिर, लेकिन अभी मुझे लगता है फाइनली एक और भी चीज होती है, स्कीम अगर आती जाती रहे तो फर्क होता है, और या फिर उसमें आप कोई बहुत ज्यादा सडन चेंज करते रहे। अभी जितना समझ में आता है मुझे शायद मार्केट एडजस्ट कर गई है। नरेगा तो बहुत साल से है ना, तो जब नई आई थी तो काफी दिक्कतें थी या काफी प्रॉब्लम्स भी थी, पर अब इतने साल से है तो एक तरह से मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया कि भाई अब है तो है,
अब उसके साथ में क्या करना है। लेकिन हम वो रोज देखते नहीं है, पर उसके कहीं ना कहीं हिडन कॉस्ट्स होंगी कुछ कुछ एरियाज में, और कुछ एरिया में उसके बहुत बेनिफिट्स भी हैं। मतलब मैं ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, हिंदुस्तान में गरीबी ज्यादा ही है ना, अमीरी तो कम है, तो थोड़े से रिचर एरियाज जो हैं उनको ज्यादा दिक्कत हुई होगी, और जो थोड़े से मेरे ख्याल से गरीब एरिया है वहां पे उसकी काफी बेनिफिट हुआ होगा। जी बिल्कुल, ये वेरिएशन तो है। वाह, तो अच्छा है, ये सब हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, जो भी हमारे सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं, और ये सब हम लोग केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं ना सक्षम। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स भी चलाती होंगी। जी जी बिल्कुल। तो उसमें एक तो केंद्रीय सरकार की जो बेसिक स्कीम्स है उसके ऊपर जो आपको टॉप अप मिलते होंगे या मॉडिफिकेशन मिलती होंगी, एक तो वो तरह की वेरिएशन है, और उसके ऊपर स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी के लिए, अलग अलग ग्रुप के लिए, अगेन वो कैश ट्रांसफर हो, पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम हो, या कुछ सॉर्ट ऑफ फूड सब्सिडी हो, तो वो उसके लिए बहुत वेरिएशन होगी अक्रॉस द कंट्री। तो सक्षम, अब हमें थोड़ा मोटा मोटी समझ में आ गया है कि क्या अलग अलग प्रकार के ये सामाजिक कल्याण की नीतियां हैं। तो अब आ जाते हैं आज के दृष्टिकोण से कि क्या चल रहा है इन सब पर। तो कोविड-19 के रूप में हम लोगों ने देखा है एक सप्लाई और डिमांड शॉक दोनों का सामना करना पड़ रहा है पूरे भारत को। तो डिमांड बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या क्या किया है ये सामाजिक कल्याण नीतियों के तौर पर? जी, तो अगर हम जो तीन तरह की स्कीम्स के बारे में बात कर रहे थे उनकी तरफ से अगर हम देखें, तो एक तो पीडीएस के अंडर प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण अन्न योजना डिक्लेयर हुई थी, उसने केंद्रीय सरकार ने एक्स्ट्रा राशन डिक्लेयर करे हैं, 5 किलो गेहूं और चावल के और 1 किलो दाल के नवंबर तक, क्योंकि अभी सरकार के पास काफी अबंडेंट ग्रेन स्टॉक्स है, और ये स्टॉक्स अभी खाली एफसीआई के गोदाम में पड़े हैं, तो सरकार इनका इस्तेमाल करके लोगों तक और राशन पहुंचा रही है। उसके ऊपर ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने काफी मॉडिफिकेशन करे अपनी स्कीम्स की, काफी से यूनिवर्सल अनाउंस करे हैं, और डिफरेंट ग्रुप्स के लिए अनाउंस करे हैं। उसके ऊपर सेंटर ने अनाउंस करा था कि करीबन 80 मिलियन माइग्रेंट्स के लिए फ्री ग्रेन दी जाए 2 महीने के लिए, ये भी नवंबर तक एक्सटेंड करी गई है। तो ये है सॉर्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी और फूड सब्सिडी के माध्यम से। दूसरा है मनरेगा में, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने 40,000 करोड़ की एडिशनल एलोकेशन करी थी मनरेगा के लिए, ताकि मोर ज्यादा वर्कर एम्प्लॉय हो सके, उनकी जो वेज डिलेज है वो थोड़े अकोमोडेट हो सके, और जो ज्यादा आने वाली इंक्रीज है डिमांड में, जब ये सारे जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स है अपने डिस्ट्रिक्ट वापस पहुंचे, उसको संभालने के लिए। और दूसरा, जैसे मैंने पहले बोला था, जो हमारा डेली नरेगा का नेशन वाइड एवरेज वेज देखें वो इंक्रीज हो गया है 182 से 202 तक। तीसरा है ऑब्वियसली हमारा कैश रिस्पॉन्स। तो हमने डिक्लेयर करा था कि 500 रुपए अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन महिलाओं को पूरे देश में उनके प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट में दे दिए जाएंगे, और करीबन रुपीज 2,087 मिलियन फार्मर्स को पीएम किसान के नीचे दे दिए। तो ये थोड़ा हमारा फूड ट्रांसफर, कैश ट्रांसफर और मनरेगा का एक्सपेंशन में रिस्पॉन्स, तो ये तो हमारे डिक्लेयर हुए थे, पर इनमें ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन में और इनके जो एक्चुअल टेकअप है और यूज में काफी वेरिएशन देखा गया। तो किस तरह का वेरिएशन देखा गया? आपने कुछ स्टडीज भी बताई थी जिसमें आपने देखा था कि जैसे कैश शायद अभी तक लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जैसा हम लोगों को लगता था कि जैम वगैरह वगैरह की वजह से ज्यादा उसका अपटेक होगा, तो ऐसा नहीं हुआ है ना? क्या एविडेंस क्या है अपने पास अभी तक? जी, तो इन दोनों स्कीम्स का अगर हम देखा जाए तो 2 तरीके से हम एविडेंस को देख सकते हैं। एक तो है कि हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा से हमें क्या पता चलता है कि कितने लोग एलिजिबल थे और कितने लोगों को ये पहुंचना और एक्सेस अवेलेबिलिटी हुई है। दूसरा, हम देख सकते हैं कि काफी रिसर्च संस्थाओं ने जाके सर्वेस करे हैं, फोन के द्वारा या थोड़ा ना इन पर्सन भी करे हैं, पता करने के लिए कि लोगों को कैसे ये स्कीम्स पहुंच रही है। तो अगर हम गवर्नमेंट के डेटा से देखें, तो येल विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं रोहिणी पांडे और उनके साथ चैरिटी ट्रॉयम्यूर, साइमन शेनर, उन्होंने ये देखा था कि महिलाएं भारत में 20 करोड़ जनधन अकाउंट्स ओन करती हैं, उनमें से 15 करोड़ अकाउंट गरीब महिलाओं के पास है। तो इसमें काफी एक्सक्लूजन है, क्योंकि
30 करोड़ से ज्यादा गरीब महिलाएं पूरे देश में हैं। तो अगर 30 करोड़ महिलाएं पूरे देश में से खाली 15 करोड़ को ये ट्रांसफर मिल रहा है, तो मतलब आधी गरीब महिलाओं को तो ये ट्रांसफर नहीं पहुंच रहा। उसके ऊपर उन्होंने ये पता करा था और सर्विस को देखी कि 25% से ज्यादा गरीब महिलाएं 20 किलोमीटर से दूर रहती हैं अपने नियरेस्ट बैंक से या बैंक या एटीएम पॉइंट से। तो ये तो गवर्नमेंट डेटा को देख के थोड़ा उसका रिजल्ट पता चल रहा है कि इसमें भी जो हमने अनाउंसमेंट की है उसमें एक्सक्लूजन एम्बेडेड है। फिर जो लोगों ने थोड़ी रिसर्च संस्थाओं ने जाके सर्विस करी है, तो एक फॉर्म तो डालबर्ग ने जाके ये करा था अप्रैल और जून के बीच में। उन्हें ये पता लगा था कि 14% लोगों को जो इसके अंडर स्कीम के अंदर कवर्ड थे उनको कोई ऐसा कैश ट्रांसफर नकद अंतरण नहीं मिल पाया। और जिन लोगों को विड्रॉल करने थे तो 40% से ज्यादा घरों ने और परिवारों ने ये कैश निकालने की कोशिश नहीं करी थी। उन्होंने ये कहा था कि जब उनको पूछा गया कि आप कैश क्यों नहीं निकाल रहे, उन्होंने ये कहा था कि ज्यादा लोगों ने लॉकडाउन के नियम से डर था, उनको सेहत का ख्याल था और बैंक और एटीएम में जो भीड़ भाड़ हो जाती है उसका डर था। तो इस वजह से कैश ना तो विड्रॉ हो पा रहा है काफी लोगों से और उस कैश का इस्तेमाल भी कम लोगों से हो पा रहा है। तो 40% लोगों को मुश्किलें मिली थी कैश को इस्तेमाल करने में। अगेन, अगर आपको कैश आ भी गया तो आपको फिर मार्केट में जाके उसको खर्चना पड़ेगा। तो फिर से आपको लॉकडाउन के नियम, महंगाई बढ़ जाना या सेहत को ध्यान में रखने की वजह से वो कैश आप इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ये थोड़े इश्यूज है कैश ट्रांसफर को पहुंचने के, उसके इस्तेमाल करने के और उसके एक्चुअली विड्रॉल और यूज के। तो ये हमारे थोड़े इश्यूज देखे गए हैं कैश ट्रांसफर में। तो ये कुछ कैश ट्रांसफर सक्षम शुरू में एक फार्म के बेसिस पे किया था, उसके अलावा पेंशन के बेसिस पे किया, कोई पॉवर्टी लाइन के बेसिस पे नहीं किया, राइट? ओवरऑल तो पॉवर्टी लाइन के बेसिस पे यूनिवर्सल नहीं किया था। तो फिर वो खाली ट्रांसफर जो पॉवर्टी को दिमाग में रखते हुए किया गया था वो था खाली महिलाओं के पीएमजेडीवाई अकाउंट्स में जो गरीब हैं। करेक्ट। तो और एंड वो पूरे नेशन वाइड था। जी। और मुझे लग रहा है कि मतलब एक कैश का ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर आपके अकाउंट में आ भी जाए तो शायद जो बात कर रहे हैं हम इन जगहों की, वहां पे शायद लोगों को इंटरनेट भी ठीक से नहीं मिल रहा होगा या फिर लोग लिख पढ़ भी नहीं पा रहे होंगे। नहीं तो वैसे इन सब का ये फायदा होना था ना कि लोग कैश के बगैर ही डिजिटल करेंसी भी यूज कर पाए, पर शायद वो तो इस हालात में नहीं पहुंच पाएंगे उन तक। नहीं यार, वो आई मीन वो तो काफी आइडियल विजन था कि अगर हमारे पास एक्चुअल ट्रू यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन होती जिसमें लोगों के पास बहुत वो कैपेसिटी होती अपने मोबाइल फोन पे कैश ट्रांसफर प्राप्त करने की और उसी मोबाइल को यूज करने के लिए मार्केट में जाना और उसका इस्तेमाल करना, तो वो रियलिटी से तो हम अभी काफी दूर हैं। और इसी तरीके से लोगों को काफी डिफिकल्टी हो रही है। जितने भी स्टेप्स आते हैं कैश को रिलीज करने से फ्रॉम द गवर्नमेंट अकाउंट और उनके बैंक अकाउंट में पहुंचने के लिए, उस हर स्टेप पे थोड़ी बहुत एक्सक्लूजन होती रहती है। तो कुछ लोग जो गरीब हैं उनके पास अकाउंट नहीं है, जिनके पास अकाउंट है फिर उनके पास एक्सेस करने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा उसका एक्सक्लूजन आती जाती है। ठीक है, तो अब अगला सवाल सक्षम, अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे एक तो फूड ट्रांसफर्स की, तो जो हम लोगों ने पहले कुछ साल पहले एनएसएसओ के सर्वे आते थे तो उसमें मैंने पढ़ा था कि भारत में भुखमरी कम होती जा रही है और बहुत कम बच गई है, बल्कि भारत में अब जो बड़ा प्रॉब्लम था वो है कुपोषण का, मैल न्यूट्रिशन का, ना कि हंगर का जिसे हम भुखमरी कहते हैं। तो अब हमारे पास डेटा है क्या कि कोविड की वजह से ये स्थिति में बदलाव आएगा क्या, वापस हम लोग हंगर बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा क्या? और अगर हाँ तो फिर क्या पीडीएस इसका इलाज है? पीडीएस में क्या प्रॉब्लम्स थे, उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है इस प्रॉब्लम से जूझने के लिए? और साथ में इससे पहले एक और भी सवाल दोनों एक साथ ले सकते हो सक्षम, कि जो पैसे भी हमने, जैसे हम बिलो पॉवर्टी लाइन के हिसाब से देते हैं पैसे, लेकिन जैसे कोविड जैसी सिचुएशन में जहां शॉक लगा है लोगों की इनकम को, तो काफी लोग होंगे जो कि लाइन के ऊपर होंगे लेकिन टेम्परेरीली लाइन के नीचे चले जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट के डेटाबेस में तो अपडेट नहीं होगा ना। जी 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 बिल्कुल। तो वो लोग, जो उन लोगों को कैसे राहत मिले? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं दोनों क्वेश्चन को इसी ऑर्डर में लेता हूँ। तो पहली बात जो हुई कि मैल न्यूट्रिशन की, तो हम ज्यादातर जो हम देखते हैं चाइल्ड ग्रोथ की जब हम मेजर करते हैं
पूरे विश्व में, तो उसको हम 3 इंडिकेटर देखते हैं। हम एक इंडिकेटर देखते हैं स्टंटिंग, कि आपकी जो उम्र है उसके हिसाब से आपका कद छोटा है। हम वेस्टिंग के हिसाब से देखते हैं कि आपका वजन आपकी हाइट से कम है या नहीं। और हम अंडरवेट देखते हैं कि आपका जो उम्र है उससे आपका वेट कम है। तो इंडिया में इन तीनों चीजों की काफी प्रॉब्लम है। तो 2017 में 40% जो बच्चे थे 5 साल की उम्र से कम, वो स्टंटेड थे, 16% वेस्टेड थे, और 30% अंडरवेट थे। सबसे ज्यादा इसकी कॉन्सेंट्रेशन बिहार और यूपी में देखी गई थी। तो ये लैंडसेट के द्वारा एस्टिमेट्स प्राप्त किए गए थे। तो अगर हम इन एस्टिमेट्स को दिमाग में रखें तो हमें ये ऑब्वियस दिखता है कि मैलन्यूट्रिशन का तो रेट बढ़ेगा ही पैंडेमिक के द्वारा, क्योंकि आपको जो आंगनवाड़ी सेंटर है वो बंद जो हो जाए, और जो स्कूल जिसके द्वारा आपको मिड डे मील मिलती थी वो बंद हो जाए, तो बच्चों की वल्नरेबिलिटी और संवेदनशीलता बहुत बढ़ जाती है कोविड में। तो एक तो इसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट है ऑब्वियसली कि आपको अभी के लिए आपको खाना नहीं मिल रहा, या आपको वो जो कंजम्पशन आपकी होनी चाहिए वो नहीं हो रही। पर लॉन्ग टर्म भी इसका काफी इम्पैक्ट है, क्योंकि अगर आप आगे जाके अगर आपकी जिंदगी में आपको ज्यादा बीमारी की आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, आपको आगे जाके कमाई आपकी कम हो जाती है, तो फिर वो लोग ज्यादातर उसका इम्पैक्ट हो जाता है कि आप पॉवर्टी में रहते हैं। तो अगर आपको देखा जाए कि पूरे इंडिविजुअल की लाइफ जर्नी शुरू कैसे होती है, तो अगर उसकी 5 साल की उम्र से पहले ही आपको इतने सारे सदमे लग गए, तो आपकी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स इकोनॉमिक जो होते हैं वो काफी डैमेज हो जाते हैं। तो इस हिसाब से काफी डेंजर है अभी इस पैंडेमिक में कि मैलन्यूट्रिशन का इम्पैक्ट बहुत कैसे आए और इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो इसमें आई थिंक पीडीएस का और आईसीडीएस का काफी महत्वपूर्ण रोल आ जाता है। तो हमने जो देखा है कि पीडीएस का कैसा अभी स्टेटस है, कैसा हैंडल हो रहा है अभी, तो हमें बस ये पता लगता है कि जो डेली हॉट मील्स बच्चों को मिलती थी, गर्म खाना, तो वो टेक होम जो ड्राई राशन में कन्वर्ट कर दी गई है। तो वो साधारण सा खाना है जो आपको खाली घर पे जाके खाना पड़ सकता है। तो वो एक चेंज हुआ है। हमें पता है कि फूड इनसिक्योरिटी पूरे देश में बढ़ गई है, क्योंकि काफी सर्वेज हुई हैं जून और जुलाई में, उनसे निकाला गया है कि 2/3 ऑफ जितने भी माइग्रेंट वापस आ रहे हैं उनमें उनकी फूड सिक्योरिटी काफी बढ़ गई है। तो इसके लिए हम कैसे हैंडल किया जाए और इसको इम्पैक्ट कैसे देखा जाए, तो एक तो हमें पता चलता है कि एक लॉजिकल इसका स्टेप है कि आगे कैसे बढ़े। तो इसमें हमें देखा जाता है कि जितने भी हमारे पास अभी पीडीएस हैं उसका एक रिफॉर्म मेजर हो सकता है कि उसको इमीडिएटली जो भी राशन शॉप पे आना चाहे और खाना लेना चाहे, बिना आइडेंटिफिकेशन के उनको खाना दे दिया जाना चाहिए। तो ये अगले 6 महीने के लिए काफी लोगों ने कहा है कि ये रिस्पॉन्स अडॉप्ट कर लेना चाहिए गवर्नमेंट को। और ये तो एक तरीका है कि आप अवेलेबिलिटी इंक्रीज कर दें, पर उसके ऊपर अगर आप प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी थोड़ी कर लें कि आप खाली गेहूं दाल चावल के आगे तेल चीनी सब्जी दूध भी इंक्लूड कर लें, तो फिर इसमें काफी सहायता हो सकती है। तो पीडीएस यूनिवर्सलाइजेशन की डिमांड भी काफी बढ़ गई है, और मेरे हिसाब से काफी अप्रोप्रिएट मेजर होगा इसको बढ़ाने का, क्योंकि अभी काफी लोगों के पास ये तो आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, वो किसी स्टेट में उनका राशन कार्ड होगा और वो अभी किसी स्टेट में होंगे, तो फिर वो इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी हमारे पास अभी नहीं है। तो इस वजह से हमारे पास ये रिस्पॉन्स एक काफी अप्रोप्रिएट लगता है कि पीडीएस यूनिवर्सलाइजेशन कर दी जाए। और अगर पीडीएस के हिसाब से भी अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा को देखें, तो जॉन ड्रेस, रितिका खेरा और मेघना मुंगेकर ने ये एस्टिमेट करा था कि जो अभी करंट कवरेज है पीडीएस की, उसमें 10 करोड़ कम लोग इंक्लूडेड हैं, क्योंकि उसकी जो अभी करंट कवरेज है वो 2011 की पॉपुलेशन फिगर्स पे निर्भर है, जबकि 2011 और 2020 के बीच में जितनी भी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो उसकी लीगल एंटाइटलमेंट उन लोगों को तक नहीं पहुंची है। तो देयर इज एक तो ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन है, और उसके ऊपर अभी जितनी देश में मूवमेंट हो रही है, माइग्रेशन हो रही है, बोथ जो आंगनवाड़ी सेंटर और स्कूल जो बंद हो गए उसके वजह से जो एक्सक्लूजन हो रही है, तो इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि पीडीएस यूनिवर्सलाइजेशन काफी अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होगा। और हमारे पास उसकी फूड ग्रेन भी अभी काफी पड़ी है। तो एक फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी है सिराज हुसैन, और फर्टिलाइजर सेक्रेटरी है जुगल मोपात्रा, तो उन्होंने एस्टिमेट्स ये करे थे कि अगर हम इस एडिशनल पॉपुलेशन को भी कवर करना चाहें तो अप्रैल 2021 तक हम ये कर सकते हैं, और हमारे पास कंफर्टेबली बफर स्टॉक लेवल्स नॉर्मल रहेंगे गेहूं और चावल के। तो ये बहुत एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है, पॉसिबल भी है, और मेरे हिसाब से बिल्कुल करना चाहिए। और रही बात जो मैलन्यूट्रिशन की हमने करी थी, तो
एक तरीका है कि जो ग्रीन जोन्स है अभी देश में, जहां पे अब हमारे पास लॉकडाउन एकदम स्ट्रिक्ट नहीं हुआ है, वहां पे हम आंगनवाड़ी को रीओपन कर सकते हैं एकदम नेसेसरी सर्विसेज के लिए, तो मेडिकल हेल्प हो या हॉट मील्स हो। दूसरा रिस्पॉन्स है कि हम होम डिलीवरी कर सकते हैं बहुत पीडीएस एंटाइटलमेंट की और बच्चों के खाना की। तो ये बचाएगा आपको सोशल डिस्टेंसिंग और क्राउडिंग के वायलेशन से, पर ये आपको उससे भी बचाए रखेगा कि आपकी फूड सिक्योरिटी थोड़ी धीमी रहे। तीसरा रिस्पॉन्स है कि आप पब्लिक कैंटीन सेटअप करें अपने स्टेट में, कि जो लोग अपने घर से दूर है तो उनके पास कोई सेंट्रलाइज जगह हो, जाके वहां पे जाके वो खाना उठा सके। चौथा रिस्पॉन्स हो सकता है कि हमने ये देखा है कि सेंटर ने एक सुप्रीम कोर्ट को सबमिशन करी थी कि इन 13 राज्यों में एनजीओज ने गवर्नमेंट से ज्यादा फूड कैंप और लोगों को खाना दिलवाया था। तो इसके हिसाब से हम सिविल सोसाइटी को भी इंक्लूड करके उनके साथ भी काम करके अपनी फूड सिक्योरिटी का जो नेट है, सेफ्टी नेट है, वो बढ़ा सकते हैं। तो ऑब्वियसली आई थिंक जो खाली अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है वो और लोगों को इंक्लूड करना और उनके जो प्राप्त करने वाले फूड ट्रांसफर्स है उसकी दोनों प्रोडक्ट और क्वांटिटी बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम जैसे प्रणय और सक्षम, मैं एक चीज देख रहा था, हमारा जो सारा रिस्पांस का थिंकिंग है वो सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट की भाई खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है पे है। पर जैसे एक आंगनवाड़ी का एक जो एक काफी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण काम है, और स्कूल का भी, कि जब बच्चे स्कूल में या आंगनवाड़ी में जाते हैं तो माँ बाप दोनों काम करने जा पाते हैं। तो बच्चे घर में हैं तो फिर काम करने कैसे जाएगा इंसान, है ना। तो एक ये भी एक दिक्कत है कि जब स्कूल और आंगनवाड़ी बंद है तो कोई ना कोई एक पेरेंट को अब घर में रहना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज कि भाई बच्चों को अकेले छोड़ के तो नहीं जा सकते ना। तो ये हिंदुस्तान, मतलब ये बाहर के देशों में तो काफी बड़ा इशू की तरह से आया है, क्योंकि वहां पे फीमेल पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स की बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान में काफी कम है, तो मेरे हिसाब से यहाँ शायद छोटा इशू होगा, लेकिन जीरो तो नहीं है। लेकिन मैं ये हमारे पब्लिक डिस्कोर्स में सुनता नहीं हूँ कि ये एक इशू है। तो ये क्या इमेजिनरी इशू है सिर्फ? क्या फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम है, हमारे देश में नहीं है ये दिक्कत? नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आई थिंक इंडिया और काफी डेवलपिंग कंट्रीज में जो एक बहुत बड़ा डिबेट थोड़ा चल रहा है वो है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है लॉकडाउन का, और उस लॉकडाउन की जितनी स्ट्रिक्टनेस और रिस्ट्रिक्शन की उसको कैसे थोड़ी ढीली करी जाए। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स निकाला था कि आपकी कितनी टाइट रिस्ट्रिक्शंस है आपके देश में, तो इंडिया की काफी हाई रैंक थी उसमें। तो एक जो डिबेट है जिसमें मैं पब्लिक हेल्थ रिसर्चर तो नहीं हूँ और मुझे एपिडेमियोलॉजी में थोड़ा एक्सपर्टीज नहीं है, पर एक काफी रिच डिबेट होना चाहिए उस चीज पे कि हम कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में और कौन से स्टेट्स में और किस तरह के लोगों को लॉकडाउन से रीओपन कर सकते हैं ताकि वो इकोनॉमिक लाइफ में जाके अपना पार्टिसिपेशन फुली कर सके। क्योंकि बिल्कुल भी सोसाइटी को बंद रखना, तो जितनी पॉपुलेशन है इंडिया की और जितना इन्फॉर्मेलिटी और सब्सिस्टेंस लेवल एग्जिस्टेंस है लोगों का, वो उसको अलाउ नहीं करता कि पूरा देश एकदम इकोनॉमिक स्टैंडस्टिल में आके बिल्कुल भी रुक जाए, और वो होना भी नहीं चाहिए। नहीं, वो तो हो भी नहीं रहा। अभी हिंदुस्तान में उल्टा ही है मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हिसाब से फिर वो सोशल प्रोटेक्शन के रिस्पॉन्स है, पर वो उन्होंने उस हिसाब से कैलकुलेशन से ज्यादा नहीं हुई है कि हम ऐसा कैसा रिस्पॉन्स दे सकें जिसको अलाउ करे लोगों को कि वो जाके अपनी इकोनॉमिक लाइफ में पार्टिसिपेशन करें, मनरेगा को छोड़ के और ऐसी लेबर मार्केट इंटरवेंशंस को छोड़ के। अब अगला सवाल सक्षम की, हम लोगों ने बात तो कर ली फूड ट्रांसफर्स की। अब अगला ये जो कैश ट्रांसफर है, जो जैम और प्रधानमंत्री जन धन, आधार, मोबाइल वगैरह वगैरह, जिसकी कितनी बात चली थी पिछले कुछ सालों में, तो उनका सब परफॉर्मेंस कैसा रहा है हमारे पास, उसका भी कुछ डेटा है क्या? जी। तो कैश ट्रांसफर का मैंने तो अभी एक्सक्लूजन की बात करी थी कि जो लोगों को पहुंच रहा है उनमें से ये काफी गैप है जिन लोगों को पहुंचना चाहिए, जिन लोगों को पहुंच रहा है। तो उसको फिक्स करने के लिए हमारे पास काफी तरकीबें हैं जो लोगों ने डाली हैं पब्लिक डोमेन में, पर इसका जो रिस्पॉन्स है वो 2-3 चीजों पे आ जाता है। वो है कि हम एक तो एक्सटेंड करना चाहिए हमें कैश एंटाइटलमेंट्स को 3 से 6 महीना आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी भी काफी रिस्पॉन्स की जरूरत है। तो वो रिस्पॉन्स कुछ लोगों ने बोला 7,000 रुपए महीने का देना चाहिए, 800 रुपए 10,000 महीने का देना चाहिए। वो एक पॉसिबल रिस्पॉन्स है। दूसरा है कि हम
जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सप्लाई मैकेनिज्म्स हैं, जैसे मनरेगा के मास्टर रोल है या हमारे पास और कोई टारगेटिंग डेटाबेस है, उसके द्वारा लोगों को कैश ट्रांसफर दे दिया जाए। तो जितने भी मनरेगा में एनरोल्ड लोग हैं बिना काम करवाए, अगर हम उनको सीधा वेज दे सकें अभी के लिए, और आगे आने वाले दिनों की अगर हम गारंटी करके उसके लिए एडवांस दे सके, वो एक तरीका है। दूसरा है कि हम और लोगों को इंक्लूड करें। तो अगर हम खाली ये बोल दें कि ऑल जितनी भी महिलाएं हैं देश में उनके सारे अकाउंट में पैसे जा सकते हैं, ये नहीं कि खाली जिनके पास पीएमजेडीवाई अकाउंट हो या खाली गरीब हो, तो वो एक साथ यूनिवर्सल रिस्पॉन्स है देने का। दूसरा है कि हम सोशल सिक्योरिटी जो पेंशन है उनको यूनिवर्सलाइज कर दिया जाए। बट तो इसमें इशू आ जाता है डेटा कलेक्शन का, और डेटा कलेक्शन जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि हमारे पास लोगों को भी डेटा नहीं है। तो इस रीजन में हम थोड़े बहुत इनोवेशन कर सकते हैं कि हमारे पास जितने भी अभी एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस हैं, आरोग्य सेतु हो गया, या हमारे पास पोलिंग लेवल की जो लिस्ट हो गई, या हमारे पास राशन कार्ड की जो लिस्ट हैं, अभी जो माइग्रेंट वर्कर्स जो भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट ट्रेन के द्वारा जा रहे हैं उसकी डेटाबेस हों। तो ये ऑब्वियसली एग्जॉस्टिव तो नहीं होंगी, पर हम इन सबको मिलाकर काफी रिच डेटाबेस बना सकते हैं जिसको हम यूज करके लोगों तक ट्रांसफर सप्लाई कर सके। उसके ऊपर अलग अलग देशों ने ये भी ट्राई कराई कि हम फोन सब्सक्राइबर डेटा यूज कर लें, या कम्युनिटी एसोसिएशंस, ट्रेड यूनियंस, सिटीज में जो वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉय करते हैं उनकी डेटाबेसेस यूज करके थोड़ा डिसएग्रीगेटेड लेवल पे स्टेट बाय स्टेट या डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट ऐसा रिस्पॉन्स कर सके। तो हर एक चीज को ऑब्वियसली केंद्र सरकार को तो नहीं करनी, पर हम डिसएग्रीगेटेड रिस्पॉन्स भी काफी आगे देख सकते हैं आने का। इन सब चीजों में इशू आ जाता है डिलीवरी का। तो आधार में काफी इश्यूज ऑब्वियसली इन सालों से होते रहे हैं और वे भी होते जाएंगे। तो अगर हम सोच सकें कि अगर हम आधार बैंक अकाउंट लिंकेज पे बिल्कुल भी डटे रहें, तो हमें लोगों को और तरीके देने होंगे आधार कार्ड इन्फॉर्मेशन अपडेट करने की, या उसके साथ जो मोबाइल फोन नंबर है उसको अपडेट करने का, घर पे बैठे बैठे एसएमएस के द्वारा या फोन कॉल के द्वारा। पर अगर हमारे पास, हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि हम सीधा नेशनल जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है वो पेमेंट यूज कर लें इंस्टेड ऑफ आधार पेमेंट्स ब्रिज, तो वो हमारे पास एक बीच में से एक इंटरमीडिएट स्टेप निकाल देगा। तो थोड़े स्टेट्स हैं जैसे केरला जिन्होंने पोस्टल सर्विस यूज करना शुरू कर दिया है कैश को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, दूसरे लोग बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स और जो लोकल पंचायत है वो यूज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली लोकल इनोवेशन बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर जो हमने 2-3 सेंट्रल रिस्पॉन्सेज बात करी थी वो अभी क्लियरली इनसफिशिएंट है, और इनकी काफी बहुत फ्रीक्वेंसी, साइज और रीच सब में बढ़ा देना होगा आगे जाते हुए। ठीक है, तो अब आ जाता है सक्षम, ये तो कैश ट्रांसफर्स की बात हो गई। अब एक जो चीज है जिसकी काफी बात चली थी कुछ साल पहले, वो था यूनिवर्सल बेसिक इनकम ना, काफी हवा चली थी, इकोनॉमिक सर्वे में भी इसका मेंशन हुआ था, आपने लिखा भी है इसके ऊपर। तो ये यूबीआई क्या है और उसका आज के हालात में क्या रेलेवेंस है? जी बिल्कुल। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम अगर हम देखा जाए, हर 3 शब्द को हम फोकस करा जाए, तो इसका बेसिक मतलब है ये एक कैश ट्रांसफर है, मतलब नकद अंतर जो एक यूनिट के अंदर सभी नागरिकों को दे दिया जाना चाहिए। तो अगर यूनिवर्सल हम देखें सारे देश के नागरिकों को या एक पूरे पर्टिकुलर स्टेट के नागरिकों को, तो ये यूनिवर्सल होना चाहिए। इसमें कुछ एज, जेंडर, कास्ट और कोई स्टेटस पे कोई टारगेटिंग नहीं होनी चाहिए। जितने भी लोग इसके टारगेटिंग में अंदर आते हैं उन सबको देनी जानी चाहिए। तो एक ये यूनिवर्सल ट्रांसफर है, ये बेसिक होना चाहिए, मतलब लोगों का बेसिक सब्सिस्टेंस लेवल हो खर्चे का वो निकल जाना चाहिए, और उसी ये इनकम होनी चाहिए। तो फिर इनकम के हिसाब से ये फूड ट्रांसफर हम टिपिकली इसमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम में नहीं काउंट करते, फूड या कोई भी इनकाइंड ट्रांसफर, तो ये कैश होना चाहिए। तो ये बेसिक इसका परिभाषा है कि पीरियोडिक पेमेंट्स जो सबको जानी चाहिए और रेगुलरली जानी चाहिए बिना किसी टारगेटिंग के। तो फिर ये नोशन था जो अभी काफी डेवलप्ड डेमोक्रेसीज में बात हुई जा रही है। वहां पे लॉजिक था कि टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट एक काफी बढ़ता जा रहा है, लोग सोच रहे हैं कि आने वाले कई सालों में जो अनस्किल्ड लेबर है या जो नॉन मशीन वर्क है वो काफी कम हो जाएगा, और हमारे उन देशों का जीडीपी बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितने भी अनस्किल्ड काम थे उनको ऑटोमेट कर सकते हैं, तो उनका जीडीपी बहुत बढ़ जाएगा और लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट काफी हाई हो जाएगी। तो उसके लिए हम कैसी रिडिस्ट्रीब्यूशन करें? इंडिया में इसका लॉजिक थोड़ा अलग है। इंडिया में इसका लॉजिक पिछले सालों में
ये हुआ है कि जो हमारे पास जितनी भी स्कीम्स थी, जैसे नरेगा की हमने बात करी, पीडीएस की हमने बात करी, और बाकी जो कैश ट्रांसफर की बात करी, जो टारगेटेड थे, उनमें काफी सालों से ये डिबेट चल रहा था कि ये इनमें लीकेज बहुत हाई है, एरर्स बहुत हाई है, करप्शन बहुत हाई है, ये डिस्टॉर्ट कर देती हैं। सौरभ, हम पहले कह रहे थे कि जो लोगों के इंसेंटिव्स हैं वो काफी चेंज आते हैं जब भी आप ऐसा कुछ नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो क्यों ना हम इन सारे प्रोग्राम्स को क्लीनली एक मोटा मोटा ट्रांसफर में कन्वर्ट कर दें और सीधा लोगों के बैंक अकाउंट में वो मोटा ट्रांसफर डाल दें। और हमें कुछ टारगेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, हमें कुछ ज्यादा उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा भी करना नहीं पड़ेगा, और हमें स्टेट कैपेसिटी भी हमें ज्यादा बढ़ानी नहीं पड़ेगी, और हम सिंपली लोन कर सकते हैं। तो ये आइडिया था। इसमें ऑब्वियसली काफी चर्चा हुई, काफी डिबेट हुआ जब ये 2016-17 की इकोनॉमिक सर्वे में तब के जो इकोनॉमिक एडवाइजर थे अरविंद सुब्रमण्यन ने इस पे काफी लिखा था। तो उनका ये भी रैशनल था कि यही कि वेलफेयर स्कीम्स में काफी पुअर टारगेटिंग है, और अगर हम यूबीआई को सीधा लोगों के बैंक अकाउंट में डाल दें तो थोड़ी एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर हो जाएगी और उससे काफी बेहतर एंटी पॉवर्टी इंटरवेंशन भी होगा। तो ये इसका रैशनल था, इस पर काफी चर्चा हुई, और मैंने भी इसलिए लिखा था। तो अभी अगर हम कोविड के हिसाब से अगर इसका रिस्पॉन्स देखा जाए, तो जो तब भी ट्रू था, यूबीआई के जो क्रिटिसिज्म थे जो मैंने लिखे थे और वो अभी भी होल्ड करते हैं, वो है कि एक अफोर्डेबल यूबीआई लोगों को दिलाना बिल्कुल भी अनअफोर्डेबल है। तो अगर हम एक बेसिक सब्सिस्टेंस, तो यूबीआई में आप खाली 3 में से 2 चीजें एक बार मैक्सिमाइज कर सकते हैं। या तो आप लोगों को एक अच्छा महीने का उनका खर्चा निकल जाए वैसा ट्रांसफर दे सकते हैं, पर वो यूनिवर्सल नहीं हो सकता, क्योंकि आप पूरे देश में जितने भी हमारे नागरिक हैं उन सबको नहीं दे सकते। पर अगर आप सबको कवर करना चाहते हैं तो आपका ट्रांसफर लेवल बहुत कम हो जाता है, एंड वो काफी लोगों के लिए फिर वो मीनिंगलेस हो जाता है कि अगर हमें 200-300 रुपए ही मिल रहे हैं तो ये तो हमारा बिल्कुल भी ज्यादा हमारा बेसिक कंजम्पशन में ही चला गया 1-2 दिन में, पर हमारा कुछ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर की जो ग्रोथ है, हमारा ह्यूमन पोटेंशियल है, वो नहीं एकदम बढ़ा, और वो उसके इम्पैक्ट जैसे पीडीएस और मनरेगा और ऐसे प्रोग्राम से बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाता। तो वो भी इशू हमारे पास जो अभी देखा जा रहा है कि कोविड के द्वारा जितने भी हमारे कैश ट्रांसफर के इशू है, वो सेम इशू आपको यूबीआई में भी अप्लाई करेंगे। जो एक तो डिलीवरी का इशू है, कवरेज का इशू है, इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, और सफिशिएंसी और उसकी मूलता का वो भी इशू है। तो अभी के लिए यूबीआई मेरे हिसाब से एक तो अनअफोर्डेबल होगा और दूसरा अनइम्प्लीमेंटेबल भी होगा। पर उसकी बजाय अगर हम देखें, जैसे हमने जितनी अभी तक बात करी है, जितनी भी हमारे पास जो हमारा सेफ्टी नेट के कॉम्बिनेशन है, अगर हम उन सबको बढ़ा के उस एक विचार लगाएं कि हम यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज लोगों को देनी चाहिए, कि जितनी हमारी वेरिएशन है इंडिया में अक्रॉस कास्ट, जेंडर, एज, जियोग्राफी, राज्य, उनमें एक वन साइज फिट्स ऑल स्कीम कभी भी काम नहीं करने वाली, क्योंकि लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस इतना डिफरेंट है, उनके पास एक्सेस बहुत डिफरेंट है। तो हमें जितने भी स्कीम्स है, सबसे ज्यादा से ज्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए उन्हें यूनिवर्सलाइज कर दें, क्योंकि हमें ये नहीं डर होना चाहिए कि जो अनडिजर्विंग थोड़े लोग हैं या थोड़े लोग का इंक्लूजन एरर हो जाए, वो इस पैंडेमिक में और इस मोमेंट में थोड़ी फॉरगॉन कंक्लूजन हो जानी चाहिए, क्योंकि हमें इस टाइम पे जितने लोगों को जितना सपोर्ट लेना चाहिए सरकार की तरफ से वो देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से पीडीएस की एक्सपेंशन, नरेगा की, दोनों रूरल और अर्बन में अभी थोड़ी एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स ने अभी अनाउंसमेंट करी है कि छोटे अर्बन सेंटर्स में एक नरेगा की एक्सपेरिमेंट शुरू की जाएगी। उसको अगर हम स्केल अप करके बाकी बड़े सिटीज में भी ला सकते हैं, तो पीडीएस की एक्सपेंशन, नरेगा की एक्सपेंशन, और हाँ, साथ में कैश की एक्सपेंशन भी हो, पर हम खाली एक इंस्ट्रूमेंट को सामाजिक सुरक्षा का प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकते, क्योंकि जितनी वेरिएशन जैसे हमने बात करी है हमारे देश में इतनी है, और नीड्स भी काफी लोगों की काफी डिफरेंट है। तो इसी हिसाब से हम यूबीआई इस टाइम पे काफी डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी, और उससे काफी जो पॉसिबिलिटीज है सामाजिक सुरक्षा प्रॉपरली सफिशिएंटली दिलाने की, उसमें काफी हम मिस आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे सक्षम, आपने जैसा बोला कि छोटे जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश है वहां पे एक अलग कंसर्न था, लेकिन वो भी एक कंसर्न मैं चाहता हूँ हम समझें, मतलब इस उम्मीद से कि हम भी कभी तो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा एक गरीब देश रहने वाले हैं। तो लेकिन ये ऐसा अभी क्या फोरगॉन कंक्लूजन है लोगों के दिमाग में क्या, कि भाई समय के साथ जो है वो
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी उसमें बेसिकली चीजें प्रोड्यूस करना जो है वो कंप्लीटली ऑटोमेटेड हो जाएगा। तो अभी काफी सारा जीडीपी जो है वो चीजें बनाने में लगता है, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जितना ऑटोमेशन, एआई, रोबोटिक्स ये सब आ रहा है, तो वही चीजें बनाना जो है, आप एक बार डिजाइन करने, डिजाइन अभी भी इंसान के हाथ में ही है, लेकिन डिजाइन करने के लिए कितने ही लोग दुनिया में चाहिए अभी जैसा लगता है। शायद फ्यूचर बदले, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि शायद 1 या 2% लोग जो चीजें डिजाइन करते हैं या चीजें बताते हैं कि कैसे बनानी है, उसके बाद में उसको छापने के लिए, खूब बड़ी संख्या में सही जगह पहुंचाने के लिए और कंजम्पशन के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, सब कुछ पूरी की पूरी चेन जो है वो शायद रोबोट्स या ऑटोमेशन के थ्रू किसी ना किसी तरह से की जा सकती है। तो अगर ऐसा हो तो ये कैसी दुनिया होगी जिसमें बस कुछ ही लोग काम कर रहे होंगे और बाकी सब लोगों को सिर्फ चीजें मिलती रहेंगी। मतलब पूरी दुनिया की जीडीपी तो वही होती है कि हम पूरी दुनिया का उत्पाद कितना कर रहे हैं, तो उत्पाद तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो सारा उत्पाद मशीनें कर रही हैं, तो पूरी दुनिया के लिए चीजें तो बन रही हैं, लेकिन उसमें लोग शामिल नहीं हो पा रहे हैं उनको बनाने में। तो ये दुनिया कैसी दुनिया है, और ये दुनिया में यूबीआई ही एक तरीका है या ये दुनिया सिर्फ काल्पनिक दुनिया है? आपको क्या लगता है? तो इसमें मैं फिलोसोफर तो नहीं हूं, पर मेरे मतलब 3 चीजें हम देख सकते हैं। एक चीज है कि अगर ये एक्चुअली ऐसा कुछ ऐसी दुनिया बने, इसमें भी काफी अभी डिबेट है। काफी लोग कह रहे हैं कि ये जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की से कोई डिफरेंट नहीं है। हम जितनी प्रोडक्शन हो रही है, हम उससे उतनी कंजम्पशन हमारी बढ़ती जाएगी, तो हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ चेंज नहीं आने वाला। काफी लोग उसकी उल्टा कह रहे हैं। काफी लोग कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल भी ऐसा कुछ काम नहीं करना पड़ेगा जो हमें नहीं जरूरी लगता, और हमारे जितने भी नीड्स है, डिजायर्स है, वो सारे सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो अगर हम ये सोचें कि अगर हमारे पास फुली ऑटोमेटेड कोई इकोनॉमी पॉसिबली एक्चुअली मटीरियलाइज होए, तो इसमें 3 तरीके के मुझे रिजल्ट जो लगते हैं, जिनसे मुझे थोड़ा डर लगता है, वो ये है कि उस तरीके में आपको पॉलिटिकल पोलराइजेशन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी इनइक्वालिटी बहुत ऑब्वियस और बहुत ज्यादा ड्रामेटिक हो जाएगी। और उस हिसाब से मेरा जो दूसरा पॉइंट है उससे रिलेटेड है कि देखिए, यूपीआई की तरफ से जो उसका रिस्पॉन्स का मैकेनिज्म है वो है कि लोगों की कंजम्पशन कम है जितनी होनी चाहिए, तो चलो हम उन्हें पैसे दे देते हैं ताकि उनकी कंजम्पशन उस लेवल पे आ जाए जो हमें लगता है समाज के हिसाब से उनके खर्चे कवर हो रहे हैं और उनका थोड़ा बहुत सेविंग हो रही है। पर मेरे हिसाब से जो इस इक्वेशन में एक वेरिएबल जो इंक्लूड नहीं है वो है आत्मसम्मान और सेल्फ वर्थ। तो वो एक वेरिएबल यूपीआई में नहीं आता, क्योंकि उसमें लोगों का जो काम से, जो उनकी सोशल आइडेंटिटी पे, उनकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी से रिलेशनशिप है, वो मेरे हिसाब से काफी स्ट्रांग है। तो वो यूपीआई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता कि अगर आप ऐसी सोसाइटी में हो जिसमें लोगों के पास जितना पैसा है उनके पास आप रीडिस्ट्रीब्यूट करके पहुंचा रहे हैं, पर अगर आपके पास कोई काम नहीं, अगर आप एम्प्लॉय नहीं हो पा रहे, अगर आपके पास जैसे इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, क्योंकि हमारे पास हम इंडस्ट्रियलाइज नहीं कर पा रहे, क्योंकि एसेंशियली हमारी जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो दूसरे देशों से काफी एक्सपेंसिव हो गया है अब, और सारे जो फैक्ट्री वाले काम थे वो बांग्लादेश या वियतनाम जैसे देशों में जा रहे हैं। तो अगर हम इन जितने अनएम्प्लॉयड लोगों को खाली अगर हम पैसा दिला दे, तो उस हिसाब से वो आत्मसम्मान और सेल्फ वर्थ की इशू सॉल्व नहीं होती। तो अगर आपके पास यहाँ पे मेरे को लेकिन सक्षम लगता है ना, मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा आत्मसम्मान का इशू गरीब आदमी को ही आएगा, पर पुराने जमाने में तो जितने अमीर जमींदार जो होते थे वो काम थोड़ी करते थे, सिर्फ जमींदारी आती रहती थी क्योंकि जमीन थी खूब सारी, और बिना काम किए भी सोशल स्टेटस अच्छा ही था ना, किसी को कोई प्रॉब्लम थोड़ी होती थी लाइफ में। हाँ, पर वो सोशल स्टेटस किसी और की एम्प्लॉयमेंट और थोड़ा वो ऑप्रेसिव स्ट्रक्चर के द्वारा हुआ था। अगर आप सबको ही सोच रहे हैं कि अगर आप तो हाँ बिल्कुल, तो वही मैं कह रहा हूँ कि काम करना ही एक तरीका नहीं है सोशल वर्थ का। तो वहां पे ठीक है, आपने ऐसे ले लिया कि हम थोड़ा सोसाइटी में ऊपर के लोग हैं, पर शायद लोग कोई और तरीका ढूंढेंगे सोशल स्टेटस बनाने का। काम ही एक जरिया हो सोशल स्टेटस का, ऐसा जरूरी नहीं है, मेरा ये कहने का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं कह रहा कि वो खाली अकेली चीज है जिनसे लोगों की आइडेंटिटी बनती है, पर ये कह रहा हूँ कि वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं अपनी सोसाइटी, अपने समाज, अपने देश, अपने घर के लिए कैसी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करता हूँ ना। ये अलग बात है कि हमारी जो वो डेफिनेशन है वो काफी बदल जाएगी ऐसे विश्व में। जैसे हमारी वो डेफिनेशन बदल जाएगी कि मैं क्रिएटिवली कितना अपनी आसपास की दुनिया को बढ़ा रहा हूँ, तो लोग अपने जो भी पैशन प्रोजेक्ट है वो सारे फॉलो कर सकते हैं। अगर उन्हें पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई कर सकते हैं, अगर उन्हें कुछ बनाना है,
गाना है, एक्ट करना है, कुछ भी क्रिएटिव एंडेवर में अपना लगना है, वो लग सकते हैं। पर फिर भी उसमें मेरे हिसाब से जो इनइक्वालिटी होगी सोसाइटी में, वो फिर भी चुभेगी। तो फिर वो उसमें यूबीआई का मेरे हिसाब से थोड़ा डिफिकल्टी आ जाती है। तो उसी हिसाब से अब मुझे लगता है ऐसे सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्सेज ऐसे होने चाहिए जो अलाउ करें कि लोग सब इकोनॉमी में इक्वली इन्वॉल्व, और अपने जो देश की सुरक्षा, देश का बढ़ावा, देश का एवोल्यूशन, उसमें इक्वल पार्टिसिपेंट्स हो। अगर वो नहीं पॉसिबल होगा और आपको क्लियरली ये दिख रहा है कि खाली देश में से, अगर आपका 1 बिलियन का देश है और आप खाली 100 लोग आपके लिए इकोनॉमी चला रहे हैं, तो वो आई थिंक वुड बी थोड़ी वो कंफ्लिक्टिंग सी इमोशंस आ जाएंगी कि मेरे पास कहाँ से पैसा आ रहा है और मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि जब वो डिस्क्रिपेंसी इतनी बड़ी हो जाएगी, मेरे हिसाब से वो काफी थोड़ी वॉलेटाइल सिचुएशन हो सकती है, सोशली प्रॉब्लमेटिक। तुम्हें क्या लगता है प्रणय? वही मैं भी इस बारे में काफी कंफ्यूज्ड हूँ, कैसा कैसा होगा वो विश्व। आपको क्या लगता है सौरभ? मुझे भी लगता है ये एक कि हम वो फ्यूचर थोड़ा इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं सफिशिएंटली, तो वो फ्यूचर कैसे होगा शायद हम लोग अपना सेल्फ वर्थ और किसी चीज में ढूंढ पाएंगे, ऐसा लगता है। पर वो क्या होगा उसका जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा है अभी तक। मेरे को कभी कभी लगता है, जैसे तुम ठीक कह रहे हो, हम हमेशा हमें फ्यूचर प्रोफेशंस इमेजिन करना हमेशा हमारे लिए मुश्किल होता है। तो अब जैसे एक एग्जांपल हमारे सामने है, हिंदुस्तान में लगभग 40% लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं। ये सेम ही नंबर था 100 साल पहले, 100-150 साल पहले यूएस में भी। पर अब ये नंबर वहां 2% है। तो कोई अगर किसी को हम लेकिन 150 साल पहले यूएस में भी बोलते, या अभी भी आज की डेट में हिंदुस्तान में भी किसी को बोलो कि भैया ये जो 40% लोग, 40 करोड़ लोग काम करते हैं एग्रीकल्चर में, ये 50 साल बाद 2 करोड़ होने वाला है, तो सब सोचेंगे कि 38 करोड़ का क्या होने वाला है भाई। लेकिन यूएस जैसी इकोनॉमी में ये हुआ है और वो लोग अनएम्प्लॉयड तो नहीं हो गए ना। तो शायद हम इकोनॉमी वैसे काफी इंटरेस्टिंग सोशल कंस्ट्रक्ट है, और हम शायद थोड़ी सी हमारे इमेजिनेशन की चूक है कि हम जो सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि हम सिर्फ आज के कंजम्पशन सोचते हैं और फ्यूचर के प्रोडक्शन शायद सोचते हैं। तो ये हम नहीं देखते कि शायद लोगों की कंजम्पटिव नीड्स भी तो इवॉल्व होती है ना टाइम के साथ, और उसी से इकोनॉमी बनती है। तो ये बात तो पक्की है कि शायद सर्विसेज ज्यादा बड़ा हो जाएगा, एंटरटेनमेंट बहुत बड़ा सेगमेंट हो जाएगा, एजुकेशन बहुत बड़ा सेगमेंट हो जाएगा। कितना बड़ा हो जाएगा शायद हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, वही हमारी कल्पना शक्ति लिमिट कर रही है। हम लोगों ने जैसा एक एपिसोड किया था सौरभ, याद होगा आपको, विनीत के साथ वर्चुअल रियलिटी पे, और उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एंटरटेनमेंट बहुत बड़ा हिस्सा हो जाएगा कुछ सालों बाद हमारे कंजम्पशन का। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगता है ऑलरेडी बढ़ ही रहा है कंजम्पशन, और वो बढ़ता रहेगा। तो और ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं, जो बेसिकली सिर्फ छुप छुप के कविताएं लिखते थे, शायद उन कविताओं से पैसे कमा सकेंगे। अच्छी बात। बिल्कुल। वैसे एक और इसी चीज पे, इतना दूर फिलोसॉफिकल क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा नियर फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। अब जैसे सौरभ आपने देखा होगा, हम लोग अक्सर कहते हैं यूएस कैपिटलिस्ट है वगैरह वगैरह, लेकिन यूएस में सरकार का उनके इकोनॉमी में हिस्सा, सब सरकारों को जोड़े तो 40% हिस्सा सरकारों का है ना। तो पूरे जीडीपी में 40% सरकारें स्पेंड कर रही है, और उसका काफी बड़ा हिस्सा उस 40% में सोशल सिक्योरिटी के रूप में है। तो इसका एक पब्लिक फाइनेंस में इसे हम लोग एक वैगनर रूल भी कहते हैं। वो वैगनर रूल ये कहता है कि जैसे जैसे जीडीपी पर कैपिटा आपका बढ़ते जाता है, वैसे ही सरकार का हिस्सा उस जीडीपी में भी बढ़ते जाता है। कन्वेंशनली हम लोगों को लगता है उल्टा होगा ना, मतलब जैसे कैपिटलिस्ट कंट्री होगी तो उनकी सरकार छोटी होगी, और सरकार छोटी होगी तो उसका हिस्सा भी जीडीपी में कम होगा। लेकिन ये एविडेंस तो एग्जैक्टली ऑपोजिट है। जैसे आप स्वीडन वगैरह में देखें तो 50-60% सरकार के द्वारा ही होता है। तो आगे जाके कोई ना कोई टाइप की सोशल सिक्योरिटी शायद भारत में भी आएगी ही क्या? मतलब ये सब जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ये
बढ़ते ही जाएंगे क्या हम लोग? कोई ये फ्यूचर जो लिबर्टेरियन फ्यूचर है कि ये सब चीजें घटेंगी और सरकार कम चीज करेगी, वैसा थोड़ा इमेजिन करना भी मुश्किल है क्या? हाँ, मेरे ख्याल से ऐसा होगा ही नहीं कभी प्रणय। मुझे लगता है कि जब ज्यादा पैसा आता है तो लोग मेरे हिसाब से कंजूसी कम करेंगे ना। इनफैक्ट लोगों को लगेगा कि हाँ, थोड़ा पैसा हम खर्च कर सकते हैं। हिंदुस्तान में मुझे लगता है हम थोड़े उल्टे हैं। हमको लगता है कम पैसा है लेकिन फिर भी हमको ग्रोथ की जगह पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन कर लें। हमारा थोड़ा प्रायोरिटी, मतलब हमेशा इंपॉर्टेंट है सोशल स्पेंडिंग, लेकिन ग्रोथ हमारे स्टेज पे मुझे लगता है ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास अपने आप ही ज्यादा पैसा होगा थोड़े टाइम बाद खर्च करने के लिए। सक्षम, आपको क्या लगता है? हाँ, मेरे हिसाब से आई थिंक इंग्लिश में मेरे एक काफी अपने सुना होगा कॉलीग मिलन एश्रफ ने ये कहा था कि अंडर स्टाफ्ड और ओवर ब्यूरोक्रेटाइज्ड है इंडियन स्टेट। तो मेरे हिसाब से अगर आगे देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी की जो कम्प्लेक्सिटी है वो इतनी ज्यादा बढ़ रही है और उसको हमारे पास रेगुलेशन के लिए इतनी कम तरीके हैं, तो एक तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो स्टेट को बढ़ना ही चाहिए। हमारी इतनी अंडरस्टाफ्ड और हमारी स्टेट की वैकेंसी अगर आप किसी भी जगह में देखें, डिफेंस में देखें, सुप्रीम कोर्ट में देखें, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में देखें, और अगर उसको भी छोड़ के अगर आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या आंगनबाड़ी में देखें तो बहुत कम पेनिट्रेशन है इंडियन स्टेट की, एटलीस्ट ऑन मैन पावर बेसिस। मैन पावर नहीं कहना चाहिए। तो फिर इसमें अगर हम देखें तो आगे जाते हुए जैसे हमारी सोसाइटी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रही है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन और उसकी रेगुलेशन और पॉलिसी मेकिंग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। हमारा अभी बहुत टाइम है बिटवीन जितना हमारी भी अनरेगुलेटेड इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसको फॉर्मल लाने में हमारी सोशल सिक्योरिटी बढ़ेगी, क्योंकि हमारी बहुत कवरेज अभी अंडर स्पेंड कर रहे हैं रिलेटिव जो हमारी पॉपुलेशन है, क्योंकि उनमें से कोई लोग ऐसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में इंक्लूड नहीं होते जितने भी हमारे इनफॉर्मल अर्बन वर्कर्स हैं। तो जैसे जैसे आते आएंगे आपको वही दिखता जाएगा कि ईपीएफओ या प्रोविडेंट फंड ये बढ़ता ही जाएगा और ऑब्वियसली उसकी पे आउट्स भी, पेंशन्स भी आगे जाते हुए बढ़ते ही जाएंगे। तो फिर उसके हिसाब से अगर हमें देखा जाए कि अगर हमारी प्रोग्रेस एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है तो उसका नेचुरल करोलरी मुझे ये लगता है कि स्टेट का इन्फ्लुएंस सोसाइटी पे बढ़ेगा ही, क्योंकि आगे जाते हुए स्टेट के रिसोर्सेज उस हिसाब से बढ़ने ही चाहिए। और उस हिसाब से हमारी टैक्सेशन कैपेसिटी भी अगर होपफुली बढ़ेगी, हम ज्यादा एफिशिएंटली और ज्यादा लोगों को टैक्स कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हमारे फिस्कल रिसोर्सेज भी आगे जाके बढ़ेंगे ताकि हम ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग कर सके जिससे हमारा देश की एजुकेशन, हेल्थ, साइंटिफिक जितने भी रिसोर्सेज है वो हमारी जितनी भी जैसी कंपेरेबल इकोनॉमीज है एटलीस्ट वहां तक आए, होपफुली उससे ज्यादा हो। तो इन सारे अगर हम स्फीयर्स को देखें तो मेरे हिसाब से आगे जाके स्टेट का इन्फ्लुएंस क्लियरली बढ़ेगा ही। मुझे लगता है ये दोनों विरोधार्थी नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे दूसरे देशों में भी है कि सरकारें कुछ चीजें बहुत अच्छा करने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार सब कुछ करती है, जैसे कि भारत में सरकार और स्टेट हर चीज करना चाहता है पर उसके पास उसकी क्षमता ही नहीं है। तो उसके बजाय सरकारें कुछ चीजें ही करने लग जाएंगी जिसमें सोशल सिक्योरिटी होगी, हेल्थ होगा, एजुकेशन होगा शायद, लेकिन वह चीजें अच्छे से करेंगी। तो उन चीजों में खर्चा ज्यादा होगा, शायद हमें सोशल प्रोटेक्शन भी देखना ही पड़ेगा, वो बढ़ते जाएगा। लेकिन ऐसी कई चीजें हैं जो अभी हम लोग कर रहे हैं, जैसे सरकारें कंपनियां चला रही हैं, साबुन भी बेच रही हैं, वह चीजें कम करने लग जाएंगे और उससे ही जो रिसोर्सेज बचेंगे वो शायद इसमें जाएंगे जिसकी जरूरत है और जो स्टेट को एक्चुअली करना चाहिए। जी बिल्कुल। आई थिंक एक तो अगर हम अभी की सरकार देख लें तो इसमें बहुत ज्यादा लेटेंट हिडन फिस्कल रिसोर्सेज हैं जो हमने अभी नहीं अलाउ करे हैं। स्कीम्स जो चली जा रही हैं जिनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, डेड वेट लॉस जैसे हमने पहले बात करी थी, वो काफी ज्यादा हमने अलाउ करा है। तो अभी की सरकार को अगर हम अगले 50 साल तक रखें तो उसमें काफी पोटेंशियल है एफिशिएंसी इंप्रूव करने का। तो हमें बस ये देखना होगा कि हम किस तरह से अपनी सरकार को इवॉल्व कर रहे हैं और किस सेक्टर्स पे, किस रोल्स को हम कलेक्टिवली सोच रहे हैं कि ये सेक्टर्स और रोल्स इंपॉर्टेंट है। पर ये नहीं कि हम होटल्स में भी, हम एयरलाइंस में भी, हम एजुकेशन और हेल्थ में द ओनली प्लेयर। तो ऑब्वियसली जाके आई थिंक सोफिस्टिकेशन ऑफ द इंडियन स्टेट भी ज्यादा बदलनी चाहिए ताकि उन्हें समझने, थोड़ी सोसाइटी और स्टेट को दोनों को समझ में आ जाए कि जो कंपैरेटिव एडवांटेज का नोशन है वो स्टेट का किधर है और किधर स्टेट को
सिविल सोसाइटी या प्राइवेट सेक्टर को उन थोड़े फंक्शंस को टेक ओवर कर लेना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी बात पर ये एपिसोड खत्म करते हैं। सक्षम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इससे हम लोगों को थोड़ा बहुत पता पड़ा कि भारत की जो सामाजिक कल्याण की नीतियां हैं वो किस प्रकार हैं और उनमें क्या खामियां हैं, कैसे उन्हें बेहतर बनाया जा सकता है। तो थैंक यू सक्षम। थैंक्स सो मच। थैंक यू प्रणय, थैंक यू सौरभ। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। I hope you enjoyed that show. I'd like to thank our sponsors this week, Intel. It's been a great week on the network this week. If you haven't been paying attention, please do listen to some of the shows. We had Chetan Bhagat. This was the first returning guest on Cyrus Says. Do check that out. Great episode. We had Palak Zatakia on Advertising is Dead. Really interesting conversation was had with Varun. We had another crossover on the habit codes. Zarina Poonawala showed up over there to have a discussion with Ashton about anxiety and pressure. Begin the Journey with Ashish Vidyarthi continues to kill it. Please definitely do check it out. An old friend, Vijay Koshi, was on Storytellers and Storysellers. Do check that out as well. And I'd like to mention one thing. If you're a Tamil speaker, you should definitely check out our podcast, Kadai Podcast Punyan Selvan. Kavita Jiva has done a fantastic job to finish up her first story. It is the last episode which just came out last Monday. Do check it out if you speak Tamil. It is an incredible achievement. Please do check that out. And with that, hope to see you again next week. Hi, my name is Anupam Gupta. I'm B50 on Twitter. I am the host of Paisa Vaisa, the show that talks money. On my show, I speak to experts from every field of money and finance, from stock markets, equities, debt funds, credit cards, life insurance, every possible area of money and finance that you can think of. We even did an episode on cryptocurrency. I've got fantastic guests from mutual funds to personal finance experts everywhere. Robo-advisory, startups, just name it, we've got it. At Paisa Vaisa, we help you make smart decisions about money. You work hard for money. Now make your money work hard for you. New episodes out every Monday, and you can listen to my show on the IVM Podcast app or any other podcasting app that you have.